Hi everyone, welcome back to your own academy, that is Achievers Academy. This side Nisha Sharma, your friend, your guide. Hope you all are fine. So हरियाणा जीएस की सीरीज में आज हम एक नई वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं जो हरियाणा के इतिहास से रिलेटेड है। अब देखिए बच्चे, हरियाणा का इतिहास अपने आप में बहुत वाइड है, बहुत डिस्क्रिप्टिव है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। लेकिन मेरा मानना क्या है, मैं कोशिश करूंगी जो क्लास में 3 से 4 घंटे में पढ़ाते हैं, स्टोरीज, कहानी, इंजॉयमेंट, वो सब बिल्कुल हम मिस करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर एग्जाम पास है, हमें वहां पर सिर्फ वो क्वेश्चंस पढ़ने हैं जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। तो मेरी कोशिश है आधे घंटे के अंदर आपको हरियाणा इतिहास का हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे दूं। तो उम्मीद है आपको पसंद आएगी। सो लेट गेट स्टार्ट। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं हरियाणा की हिस्ट्री। शॉर्ट्स में मैंने हिंट डाल लिए हैं ताकि लिखने का टाइम भी कंज्यूम ना हो और बहुत इजीली, बहुत फास्ट हम बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर पाए, ठीक है। तो हरियाणा के इतिहास की हम बात करते हैं तो बिल्कुल एक बार बेसिक हिस्ट्री से शुरू कर देते हैं। आपको पता है हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट है और पूरी हिस्ट्री किसी को देखने में इंटरेस्ट है तो मैंने इवन यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा इतिहास पढ़ा रखा है। नियर अबाउट 65 वीडियोस हैं, तो हिस्ट्री मैंने पूरी डीप पढ़ा रखी है। बट यहाँ पर मेरा मकसद सिर्फ हरियाणा की हिस्ट्री है। मैं इसलिए ये चीज बोल रही हूँ कि कुछ बच्चों को लगेगा मैम ये तो बहुत डिटेल हो सकता था, कितना भी डिटेल बना लो क्या ही फर्क पड़ता है, आपका क्वेश्चन निकलना चाहिए जो हरियाणा की हिस्ट्री में आता है, डेट्स इट, ठीक है। हाँ, तो अब बात कर लेते हैं हिस्ट्री को लेके, हरियाणा हिस्ट्री। तो हरियाणा की हिस्ट्री से समझने से पहले आपको पता है जो हमारा इतिहास है, बेसिकली जो इतिहास है, यदि हम उसकी बात करें तो इतिहास 3 चरणों में बटा हुआ है। आपको पता है प्राग ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ठीक है। प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक पीरियड। हिस्ट्री की बात करें पढ़ने के लिए तो हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके हम पढ़ते हैं। एक है आपका प्री हिस्टोरिक जिसको हम प्राग ऐतिहासिक काल बोलते हैं, एक है आपका आद ऐतिहासिक जिसको आप प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड बोलते हैं, और एक होता है हिस्टोरिकल पीरियड जिसको ऐतिहासिक काल बोलते हैं। क्या है तीनों कालों में फर्क, एक बार समझ लीजिए। प्राग ऐतिहासिक टाइम वो टाइम होता है जिसके कुछ अवशेष तो हमें मिले, लेकिन ऐसे अवशेष जिसको ना पढ़ा गया, ना समझा गया, ना जाना गया, मतलब ऐसे जो अवशेष मिले जिसको समझा ही नहीं गया, पढ़ा ही नहीं गया, जाना ही नहीं गया, मतलब कुछ इस टाइप का जो काल था वो प्राग ऐतिहासिक जो है टाइम पीरियड कहलाया, ठीक है। इसके साथ आद ऐतिहासिक जो टाइम पीरियड था वो किस प्रकार का टाइम पीरियड था? आद ऐतिहासिक जो टाइम पीरियड है वो ऐसा टाइम पीरियड था जिसमें सोर्सेस तो मिले, जिसको हमने समझ तो लिया, लेकिन वो किस भाषा में थे, क्या था, वो हम उसको पढ़ नहीं पाए। मतलब यहाँ पर जो सोर्स मिले वो पढ़े, मतलब उनका कोई लिखित साक्ष्य नहीं था, मतलब कोई भी रिटर्न अवशेष आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिले थे, किसी भी तरीके से कोई भी रिटर्न अवशेष नहीं देखने को मिले थे। आद ऐतिहासिक काल के अंदर क्या है, रिटर्न अवशेष तो देखने को मिले, लेकिन ऐसे रिटर्न अवशेष थे जिनको हम पढ़ ही नहीं पाए, जिनको हम समझ ही नहीं पाए। जैसे इंडस सिविलाइजेशन की लिपि है, हड़प्पा संस्कृति की लिपि हमें मिली तो सही, बट वी कांट अंडरस्टैंड कि उस लिपि के अंदर क्या है, हमें कुछ नहीं समझ आया, ठीक है। हिस्टोरिकल पीरियड वो पीरियड था जिसके हमें साक्ष्य भी मिले, जिसका हमें रिटर्न डिस्क्रिप्शन भी मिला, जिसको हमने पढ़ा भी, जिसको हमने समझा भी। तो सबसे ज्यादा हमारे पास जो क्वेश्चंस बनेंगे वो ऐतिहासिक काल से ही बनेंगे, ठीक है। इन काल से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, आपको ध्यान रखना है। प्राग ऐतिहासिक काल से हरियाणा के इतिहास में 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, हमारे इतिहास में तो बहुत बनते हैं, हम हरियाणा के इतिहास की बात कर रहे हैं। हरियाणा के इतिहास में प्राग ऐतिहासिक काल से 2 गिनती के क्वेश्चन बनेंगे, आपको ध्यान रखना है। एक तो सबसे पहले एक मानव की खोपड़ी मिली थी, क्वेश्चन आ जाए कब मिली थी, वो कहते हैं लाखों साल पहले मिली थी। पुरानी चीजों का जो डेट है C14 से उनको मापते हैं, ठीक है, C14 से उनको मापते हैं, तो पुरानी चीजों का जो है उसको बोलते हैं, ठीक है। तो पिंजौर में आपको क्या मिली थी, मानव खोपड़ी। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा मानव खोपड़ी का अवशेष प्राग ऐतिहासिक काल में हरियाणा से कहां देखने को मिला था, तो आपको ध्यान रखना कहां देखने को मिला था भाई, पिंजौर में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आएगा चमकदार पत्थर, कि आपको जो एक ब्राइट पत्थर थे वो कहां देखने को मिले थे, तो ब्राइट पत्थर जो आपको देखने को मिलते हैं वो हरियाणा, अरावली, मतलब साउथ हरियाणा, अरावली वैसे राजस्थान की श्रृंखलाएं हैं आपको पता है, बट दक्षिण हरियाणा में कहते हैं कुछ चमकदार पत्थर देखने को मिले थे, और पिंजौर की साइड एक मानव की खोपड़ी मिली थी, ठीक है। दैट्स इट, यू जस्ट रिमेंबर कि आपका प्री हिस्टोरिकल जो पीरियड था उसके अंदर से सिर्फ ये 2 अवशेष हैं जो कि हरियाणा जीके से रिलेटेड हैं, जो आपको याद रखने हैं। फिर आद ऐतिहासिक काल जो प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड है, इसके अंदर पूरा इंडस सिविलाइजेशन है, पूरा हड़प्पा संस्कृति
संस्कृति है। हड़प्पा संस्कृति ऑलरेडी मैं वीडियो नंबर 10 पढ़ा चुकी हूं, तो मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगी। इंडस सिविलाइजेशन के जो भी अवशेष थे वो सारे आपको याद रखना है। हाँ, इंडस सिविलाइजेशन से याद आया, इंडस सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा प्लेस राखीगढ़ी है, ठीक है। इंडिया में भी अब सबसे बड़ा राखीगढ़ी है। जब मैंने इंडस सिविलाइजेशन पढ़ाया तो आपको बताया था कि इंडिया में धोलावीरा है, लेकिन नई जो रिसेंट्स है बहुत सारी चीजें मिलती जा रही है, खुदाई बढ़ती जा रही है, तो राखीगढ़ी का एरिया इतना ज्यादा हो गया कि ऑल इंडिया भी हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा प्लेस राखीगढ़ी है। हरियाणा का तो है ही है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है आदि ऐतिहासिक पीरियड में हड़प्पा संस्कृति है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्लास नंबर 10 है, इसलिए मैं उसको स्किप कर रही हूँ। हरियाणा जीके की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है न्यू हरियाणा जीके के नाम से। मेरी कोशिश है आपका टीजीटी स्क्रीनिंग एग्जाम से पहले हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हरियाणा जीके का आपका एटलीस्ट कवर कर दूं, ताकि काफी हेल्प उन बच्चों की हो जाए जो कहते हैं मैम हमें सिर्फ आपसे ही पढ़ना है, अदरवाइज मेरा सब्जेक्ट नहीं है, बट आपकी खुशी के लिए पढ़ा देती हूँ मैं। बट जो पढ़ाऊंगी वो पूरी मेहनत करके पढ़ाऊंगी, क्वेश्चन नहीं मतलब रहने दूंगी आपका, ठीक है। फिर जब हड़प्पा संस्कृति खत्म होती है तो उसके बाद जो संस्कृति आती है वो आती है वैदिक संस्कृति। आपको पता है वैदिक संस्कृति पढ़ने में बहुत बड़ी है। आर्य लोग आए, आर्यों का आगमन हुआ, यहाँ बसे, उत्तर वैदिक हमने क्या करना है पढ़ के, हमने वो क्वेश्चन पढ़ना है वैदिक संस्कृति का जो हरियाणा जीके से रिलेट करेगा, ठीक है। तो हरियाणा जीके में यदि बात करें वैदिक संस्कृति का तो 2 ही क्वेश्चन बनते हैं। एक तो जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में हरियाणा को क्या कहा गया, तो ऋग्वेद में हरियाणा को कहा गया रज हरियाणा, ठीक है। ऋग्वेद में हरियाणा को क्या कहा गया, रज हरियाणा कहा गया ऋग्वेद में। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, जस्ट यू रिमेंबर दिस। दूसरा, अर्थवेद में हरियाणा को क्या कहा गया भाई, ब्रह्मवृत कहा गया। आपने सुना होगा हरियाणा का प्राचीन नाम क्या था, हरियाणा का प्राचीन नाम रज हरियाणा था, हरियाणा का प्राचीन नाम ब्रह्मवृत था, ठीक है। हरियाणा हिस्ट्री में ये सारे नेमिंग्स जो सब कुछ है ये मैं आपको वो कर चुकी हूं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है अर्थवेद ब्रह्मवर्त अर्थवेद में हरियाणा का नाम था, और ऋग्वेद में हरियाणा का नाम रज हरियाणा था, ठीक है। ऋग्वेद में हरियाणा का नाम क्या था भाई, रज हरियाणा। एक और क्वेश्चन है जो कि वैदिक संस्कृति से रिलेटेड है, जो हरियाणा का आपको ध्यान रखना है। वो क्या याद रखना है कि एक क्वेश्चन आता है 10 राज युद्ध, ये हरियाणा से थोड़ा सा संबंधित है। कैसे है मैं आपको बताती हूँ। 10 राज का मतलब क्या होता है, 10 राज, मनन ऐसे मत बोलो, यूं तो मैं प्रेशर में आ जाऊंगी, 22 तक हरियाणा जी के खत्म नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे मेरा प्रॉमिस है कि मैं हरियाणा जी के पूरी खत्म कर दूंगी हर एग्जाम में। लेकिन स्क्रीनिंग तक तो पूरा 100% नहीं करवा पाऊंगी, कोशिश है बट 100% नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो 10 राज युद्ध की हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है 10 राज युद्ध, 10 राजाओं के बीच युद्ध, सीधी सी बात है ना। तो 10 राज मतलब 10 राजाओं के बीच युद्ध। तो इस तरीके से हम याद करेंगे तो 10 राजाओं का जो युद्ध था, इसमें एक राजा था राजा सुदास, ठीक है। आपको इसका क्वेश्चन क्यों याद रखना है, क्योंकि राजा सुदास का जो बेटा था ना पुरु, वो हरियाणा से संबंधित था, उसको हरियाणा दिया था इसने, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा मैं आपको बताती हूं। क्वेश्चन बनेगा 10 राज युद्ध का जिक्र किस वेद में मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में मंडल होते हैं, जैसे भाग होते हैं, तो ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का जिक्र मिलता है, 9वें मंडल में सोमदेव का जिक्र मिलता है। ये हिंट्स तो बस वैसे ही हैं ताकि लिखने का काम खत्म हो जाए शॉर्ट एंड, बट मैं वैसे अपने अंदाज में ही पढ़ाऊंगी बिकॉज इतिहास मुझे याद है, मेरा प्रिय सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है राजा सुदास। तो राजा सुदास का जो बेटा था ना पुरु, तो याद रखना क्वेश्चन आएगा राजा सुदास ने हरियाणा का जगह किसको दी थी, युद्ध में जीत के हरियाणा किसको दिया था, तो पुरु को दिया था, ठीक है, पुरु राजा को। तो इतना सा पॉइंट है जो आपको यहाँ पर याद रखना है कि हरियाणा किसको दिया था दशरथ युद्ध में सुदास ने, तो पुरु को दिया था। पुरु इसका क्या था भाई, पुत्र था, ठीक है। पुरु इसका क्या था भाई, पुत्र था। तो आपने ये पॉइंट जो है यहाँ पर क्या है याद रखना है, ठीक है। बाकी आपको वेदों से रिलेटेड हरियाणा का कोई ज्यादा पॉइंट्स नहीं है कि आपको वेदों से रिलेटेड हरियाणा को ज्यादा याद करना पड़े, नहीं, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, इतना ही बहुत है। फिर आपको पता है भाई वेद धर्म के बाद, यदि आप हिस्ट्री मुझसे पढ़े हो सीक्वेंस में, तो आपको पता है वेदों के बाद आ जाता है बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ठीक है। वेदों के बाद हमारे इतिहास में आ जाते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म। अब बौद्ध धर्म को डिटेल में देखना है तो इतिहास की बौद्ध धर्म की वीडियो है, उसको देख लेना। बट हरियाणा के हिसाब से बौद्ध धर्म का क्या क्वेश्चन हो सकता है, ये तो सबको पता है महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और महात्मा बुद्ध एक मतलब राजा बनने वाले थे। मात्र 16 वर्ष की आयु में उनकी शादी हो जाती है, उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, उनको एक पुत्र रतन की प्राप्ति हो जाती है जिसका नाम राहुल था। लेकिन महात्मा बौद्ध नगर में खोज करने निकलते हैं, 4 दृश्य दिखाई देते, एक बूढ़ा आदमी, सन्यासी, एक शव यात्रा। तो इस तरीके से उनको
जो है बीमार व्यक्ति, ये 4 दृश्य दिखते हैं तो उनका दुनिया से मोह उड़ जाता है। फिर वो अपने साथी के साथ, उसका सारथी पूछा गया था एक बार HSSC में, उसके सारथी का नाम होता है चाण, चाण या चन्ना, ठीक है, चाण। तो अपने सारथी के साथ वो क्या करता है भाई, निकल जाता है। फिर वो तपस्या करता है, सारनाथ में उपदेश दिए। बहुत लंबी सी कहानी है, बौद्ध धर्म पे पूरी 1.5 घंटे की वीडियो बनती है। बट हरियाणा में क्या था बौद्ध धर्म का, ध्यान रखना, हरियाणा में जो बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ था वो रोहतक और अग्रोहा में हुआ था, ठीक है। हरियाणा में बौद्ध धर्म का जो प्रसार हुआ था वो कहाँ हुआ था भाई, आपको ध्यान रखना है, वो रोहतक और अग्रोहा में हुआ था। जो बौद्ध धर्म का प्रसार हरियाणा में हुआ था वो रोहतक और अग्रोहा में हुआ था। भारत PGT में नहीं आएगा, रोड सेफ्टी TGT में आएगा। बाकी तुम ज्यादा ही कहोगे तो मैं कोशिश करूंगी एक, नहीं यार मैं क्या क्या करूंगी, एक मैराथन देने की, छोटी मोटी एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक है। तो बौद्ध धर्म का जो जिक्र है वो अंगुत्तर निकाय में मिलता है, दिस इज क्वेश्चन। और जो जैन धर्म का जिक्र है वो भगवती सूत्र में मिलता है, ठीक है। तो हरियाणा से रिलेटेड ये 2 ही चीजें हैं जो आपको याद रखना है। हरियाणा में बौद्ध धर्म का प्रचार पूछा जाए तो रोहतक और अग्रोहा में, ठीक है, रोहतक और अग्रोहा में। तो आपको ध्यान रखना है, अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म से संबंधित है और भगवती सूत्र आपका जैन धर्म से संबंधित है। फिर क्या होता है, मतलब बौद्ध धर्म चला जाता है, जैन धर्म चला जाता है, फिर इतिहास में कुछ महाजनपदों का उदय हो जाता है। महाजनपद क्या है, आज की भाषा में मैं सिंपल सी बोलूं, यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ स्टेट है, यहाँ स्टेट है, यहाँ स्टेट है। तो पुराने जमाने में हमने इन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए ही शब्द यूज किया महाजनपद, ठीक है। फिर इतिहास में क्या होने लगा, धीरे धीरे महाजनपदों का उदय होने लगा। अब क्वेश्चन आता है ये महाजनपद में क्या खास है। 16 महाजनपद थे, ठीक है, 16 महाजनपद थे। एक पांचाल था जिसमें पांचाली हुई थी, अपनी द्रौपदी हुई थी, है ना। तो आपको इन 16 महाजनपदों में क्वेश्चन आता है हरियाणा का महाजनपद कौन सा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन 16 महाजनपदों में आपको पता है वैसे तो सबसे इंपॉर्टेंट मगध था, यदि इतिहास की दृष्टि से देखें तो मगध साम्राज्य था सबसे पहले, जो हसीन हरियक वंश, शुनाग वंश और नंद वंश से रिलेटेड था मगध साम्राज्य। बट यहां पर आपको देखना है कि इन 16 महाजनपदों में टोटल कितने थे, 16 महाजनपद। 16 महाजनपदों में हरियाणा से रिलेटेड जनपद कौन सा था, तो वो था कुरु जनपद, जो कि कुरुक्षेत्र कहलाया था, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, कुरु जनपद जो कि कुरुक्षेत्र कहलाया था, ये हरियाणा के महाजनपदों में, मतलब 16 महाजनपदों में से भारत के ये हरियाणा का एक था जिसका नाम था कुरुक्षेत्र, जो कि कुरुक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। तो ध्यान रखेंगे 16 महाजनपदों में कौन सा जनपद हरियाणा से संबंधित है, आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो कौन सा जनपद हरियाणा से संबंधित है, कुरु जनपद किससे संबंधित है भाई, हरियाणा से संबंधित है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, इंद्रप्रस्थ महाभारत हुई थी। अब यहां पर जो टॉपिक आता है फिर महाभारत आ जाता है, वैदिक 900 ईसा पूर्व। महाभारत ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में, बेटा हमने महाभारत को पूरा डिटेल से पढ़ा था, क्लास नंबर 11 हमारी महाभारत से रिलेटेड है, इसलिए मैं महाभारत को यहां पर स्किप कर देती हूं क्योंकि क्लास नंबर 11 महाभारत से रिलेटेड थी। और महाभारत जब मैं पढ़ा रही थी मेरे मुंह से एक छोटी सी गलती हो गई थी, उसको भी सुधार देती हूँ, गलती जरूर सुधारनी चाहिए। गलती से मेरे मुंह से निकल गया था अभिमन्यु की माँ द्रौपदी, तो अभिमन्यु की माँ सुभद्रा थी, आपको पता वो चक्कर व्यू वाला सीन जो है, सुभद्रा सो जाती है तो मेरे मुंह से निकल गया था द्रौपदी सो जाती है। वो कई बार स्लिप ऑफ टंग हो जाता है तो प्लीज उसको करेक्ट कर लेना, वो खैर सबको पता उस क्वेश्चन का, बट कई बार फिर भी हो जाती है तो अपनी गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर बीच में आता है आपका महाभारत, ठीक है। तो महाभारत आपका बीच में आता है, इसका मतलब आपने महाभारत को पढ़ना है, ठीक है। हाँ, अब बात आ जाता है, अब आ जाता है मौर्य वंश। मौर्य वंश किसको ध्यान नहीं होगा, चंद्रगुप्त मौर्य वाला है, अशोक वाला, महान अशोक वाला जो वंश है मौर्य वंश। तो उसमें चंद्रगुप्त मौर्य हुआ, बिंदुसार हुआ, लेकिन ना तो चंद्रगुप्त मौर्य ने हरियाणा जीके में कुछ किया, ना ही बिंदुसार ने हरियाणा जीके में कुछ किया। हरियाणा जीके में जो क्वेश्चन आता है वो अशोक का एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। एक अभिलेख था जिसका नाम था टोपरा अभिलेख। ये क्वेश्चन पिछली बार टीजीटी स्क्रीनिंग के 2015 का जो एग्जाम हुआ था इंग्लिश का, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। टोपरा अभिलेख कहां से संबंधित है, टोपरा अभिलेख किससे संबंधित है। तो मौर्य वंश में एक राजा होते हैं अशोक द ग्रेट, अशोक को पढ़ो तो बहुत लंबा राजा है। अशोक ने क्या किए थे, अशोक ने कुछ शिलालेख लिखवाए थे, मतलब 14 शिलालेख लिखवाए थे, 7 स्तंभलेख लिखवाए थे। पहले क्या होता था, पत्थर पर खोद खोद के लिखते रहते थे, तो इसने 7 स्तंभलेख लिखवाए थे, ठीक है, 7 स्तंभ बनवाए थे। जैसे आपको पता है सारनाथ का स्तंभ सबसे फेमस है हमारा, जो कि अशोक से रिलेटेड है। तो 7 स्तंभलेख में से एक स्तंभलेख हरियाणा से संबंधित है, ठीक है। तो वो जो एक स्तंभलेख हरियाणा से संबंधित है उसका नाम है टोपरा अभिलेख, ठीक है। उसका नाम क्या है, उसका नाम है
टोपरा अभिलेख। अब यहां से एक क्वेश्चन बनता है, आपको पता है मैंने हरियाणा जी के पढ़ाने से पहले कम से कम भी 6 बुक्स पर्सनल मैंने पैसे खर्च करके ऑर्डर की हैं, तब जाके मैंने हरियाणा जी के पढ़ाना शुरू किया है। आपको पता मुझे किताबों से ही पढ़ना पसंद होता है और गूगल से मैं हमेशा क्रॉस चेक कर लेती हूँ अपने डाउट्स को, क्योंकि मेरा मानना जो बच्चों कंटेंट दो बेस्ट दो। तो मैं ये बताती हूँ कि कई बुक्स में है ना आपको अंबाला लिखा मिलेगा और कई बुक्स में आपको यमुनानगर लिखा मिलेगा। इस क्वेश्चन के लिए ध्यान से सुनना कि क्वेश्चन आएगा टोपरा अभिलेख हरियाणा में कहां स्थित है। तो मेरे पास 6 बुक्स है, 3 किताब में लिखा है अंबाला और 3 किताब में लिखा है यमुनानगर। तो आपको ध्यान रखना है, आंसर करोगे यमुनानगर, जो कि HSSC जो आंसर मानती है वो यमुनानगर मानती है। प्रेजेंट में यदि आपसे हरियाणा जीके में पूछा जाए, सही बताऊं तो टोपरा अभिलेख ना तो अंबाला में है ना ही यमुनानगर में है, वर्तमान में टोपरा अभिलेख दिल्ली में है। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने इसको दिल्ली में स्थापित करवा रखा है, लेकिन फिर भी हरियाणा जीके है, हरियाणा वाला क्वेश्चन तो पूछेगा ही। तो आपसे पूछा जाए टोपरा अभिलेख कहां से संबंधित है, तो आप आंसर करेंगे यमुनानगर से संबंधित है। ठीक है, यमुनानगर ऑप्शन में नहीं मिलता, प्रायोरिटी देनी है यमुनानगर को। यमुनानगर ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आप आंसर करेंगे क्या, अंबाला। ठीक है, यमुनानगर ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आप आंसर क्या करेंगे भाई, अंबाला। तो प्लीज इस चीज को ध्यान रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्टार लगा लीजिए, एग्जाम में जरूर आ सकता है। ठीक है, और फिरोज शाह तुगलक ने क्या करा था भाई, इसको दिल्ली ट्रांसफर करवा दिया था। जो तुगलक वंश का राजा है फिरोज शाह तुगलक, उसने इसको क्या कर दिया था भाई, दिल्ली में ट्रांसफर करवा दिया था। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर जब मौर्य वंश चला जाता है तो छोटे छोटे गणराज्य आ जाते हैं, छोटे छोटे से गणराज्य, जिसमें से एक गणराज्य आता है योध्या गणराज्य। ठीक है, जिसमें से एक गणराज्य आता है कौन सा, योध्या गणराज्य। अब योध्या जो गणराज्य है, इसका एक क्वेश्चन बनेगा कि योध्या गणराज्य की राजधानी कौन सी थी। तो आपको ध्यान रखना है, योध्या गणराज्य की जो राजधानी है वो थी नौरंगाबाद। ठीक है, योध्या गणराज्य की आपसे राजधानी पूछा जाए तो योध्या गणराज्य की राजधानी थी नौरंगाबाद। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, योध्या गणराज्य की राजधानी कौन सी थी भाई, नौरंगाबाद। फिर इसके बाद एक गणराज्य आता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जिससे हरियाणा जीके में क्वेश्चंस निकल के आते हैं जरूर। ठीक है, स्टार लगा लो, इस गणराज्य से क्वेश्चन अक्सर आए हैं हरियाणा जीके के PYQs में, देख लो। ठीक है, और जो भी ये कंटेंट है सारा कंटेंट PYQs से लिया गया है, जो भी HSSC में PYQs पूछे गए हैं हरियाणा के वो उठा के मैंने अपने कंटेंट में इन्वॉल्व किए हैं। ठीक है, फिर है अग्र गणराज्य। अग्र गणराज्य का एक पॉइंट आपको याद रखना है, अग्र गणराज्य कहां से संबंधित था। तो आपको पता है अग्रोहा, अग्रोहा में अग्रोहा का एक मंदिर भी है जहां मैं गई हूं, फतेहाबाद साइड। ठीक है, तो हिसार साइड है, पता है हिसार फतेहाबाद उधर आता है अग्रोहा। तो आपको ध्यान रखना अग्र गणराज्य कहां से संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है अग्रोहा से। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, 9वीं शताब्दी में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, 9वीं शताब्दी में, क्या बात तुम क्लास देख रहे हो क्या, कमेंट तो नहीं चल रहे बिल्कुल भी, कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे कमेंट चलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तो अपनी तरफ से इस क्लास को रिकॉर्ड ही कर रही हूँ। तो आपको यहां से एक क्वेश्चन याद करना है कि 9वीं शताब्दी में क्वेश्चन आता है संगीत के साक्ष्य किस शताब्दी में मिले। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, संगीत के साक्ष्य किस शताब्दी में देखने को मिले हैं। वैसे तो कहते हैं जब दूसरी शताब्दी थी ना, दूसरी सदी थी, तो यमुनानगर में एक प्लेस है सुध नामक। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से रखेंगे। क्वेश्चन आए, सर्वप्रथम संगीत के साक्ष्य हरियाणा में कहां देखने को मिले थे। तो कहते हैं कि एक बैलगाड़ी पर संगीत के कुछ अवशेष मिले थे, बैलगाड़ी पर। ठीक है, बैलगाड़ी पर सुध नामक जगह में, सुध नामक जगह है यमुनानगर में। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान रखना, सर्वप्रथम संगीत के साक्ष्य कहां देखने को मिले थे, तो दूसरी शताब्दी में सुध नामक जगह पर एक बैलगाड़ी पे मिले थे, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ये कहते हैं उस संगीत को आइडेंटिफाई नहीं किया गया कि ये कौन सा संगीत है, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो उसको आइडेंटिफाई नहीं किया गया था। तो सही मायने में वास्तविक रूप से क्वेश्चन आए, हरियाणा में संगीत के साक्ष्य किस शताब्दी में मिले। क्वेश्चन का डिफरेंस समझना, सर्वप्रथम पूछे तो यमुनानगर का शुद्ध कर देना, और वास्तविक रूप से संगीत के साक्ष्य या 7 सवरों के साक्ष्य कहां देखने को मिले हैं, तो आपको ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच प्रीति। 7 सवरों के साक्ष्य हैं आपको कहां, 7 सवर तो पता होगा ना, सारे गा मा पा धा नी सा रे गा, है ना, तो ये वाला। तो 7 सवरों के जो साक्ष्य हैं वो कहां देखने को मिलते हैं भाई, अग्रोहा में मिलते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ईंट पर क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीजीटी स्क्रीनिंग जो हुआ था पीछे 2015 में, उसमें क्वेश्चन आया था, मतलब जब भी हुआ था, शायद 15 में हुआ था, क्वेश्चन आया था
कि 7 सवरों के साक्ष्य कहां देखने को मिले, बैलगाड़ी पर, ईंट पर, दीवारों पर या कहां? तो ध्यान रखेंगे 7 सवरों के साक्ष्य ईंट पर देखने को मिले थे 9वीं शताब्दी में अग्रोहा में। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज रिमेंबर, प्लीज जस्ट रिमेंबर दिस क्वेश्चन। और पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी के अंदर अग्रोहा का जिक्र किया था। तो क्वेश्चन ये भी बनेगा अग्रोहा का जिक्र किसने और किस पुस्तक में किया है? तो पाणिनि, आपको पता है पाणिनि अपने व्याकरणविद हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। पाणिनि की बुक है अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी के अंदर इसने क्या किया है? अग्रोहा का जिक्र किया है इसने। पाणिनि ने कहां पर भाई? अष्टाध्यायी में। आज बच्चे कम इसलिए हैं क्योंकि ऐप पे क्लास चल रही है, मुझे पता है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो पाणिनि ने यहां पर क्या किया है भाई? अपना अष्टाध्यायी में अग्रोहा का क्या किया है? जिक्र किया है। आपको यहां पर क्या है? ध्यान रखना है। और महेंद्रगढ़ में एक क्वेश्चन ये बनेगा, जो ये अर्जुन गणराज्य है, अर्जुनायन गणराज्य है, हरियाणा में ये कहां से संबंधित है? ठीक है, हरियाणा में ये कहां से संबंधित है? तो ये आपको हरियाणा में महेंद्रगढ़ से संबंधित है, ठीक है। अर्जुनान गणराज्य है जो, तो ये हरियाणा के महेंद्रगढ़ से संबंधित है। मतलब थोड़े बहुत इसके हिंट्स कुछ महेंद्रगढ़ में भी मिलते हैं, ठीक है। फिर इतिहास में गुप्तकाल आ जाता है। गुप्तकाल जो कि प्राचीन भारत का गोल्डन एरा है, जिसमें चंद्रगुप्त द्वितीय होते हैं, जिसमें फाहियान आता है, बहुत जबरदस्त कुमार गुप्त होता है, नालंदा विश्वविद्यालय आता है, बहुत सारी चीजें हैं गुप्तकाल में। यदि हम इतिहास में पढ़ें तो पर्सनली माई फेवरेट, 2 से 3 क्लास में पढ़ाती हूँ मैं गुप्तकाल को। बट यहां पर गुप्तकाल ने कुछ नहीं करा हरियाणा में, ठीक है। हरियाणा में मूर्ति वगैरह थोड़ी बहुत बनी है गुप्तकाल के टाइम में, क्योंकि आपको पता जो पहली बार मंदिर वगैरह बने हैं सब गुप्तकाल में बने हैं, ठीक है। शिव, ये तीनों देव जो ब्रह्मा विष्णु महेश, इनकी पूजा होने लगी है। तो पूजा ही पहली बार समझ लो गुप्तकाल में ही शुरू हुई थी। हाँ, वैसे एक इंसान है जो भगवान के रूप में पूजे गए थे सबसे पहले, वो सबको पता है, महात्मा बुद्ध हैं, लाइट ऑफ एशिया। बट यहाँ पर गुप्तकाल के सिक्के मिले थे मिथाथल में, ठीक है। बाकी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट गुप्तकाल से क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है प्राचीन भारत में, यदि प्राचीन हिस्ट्री के अंदर हरियाणा जीके में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है तो पुष्यभूति वंश से बनता है। और पुष्यभूति वंश में बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ा चुकी हूं क्लास नंबर 6, ठीक है। तो कहने का मतलब प्राचीन इतिहास के साथ आपको 3 क्लास और देखनी है। एक क्लास नंबर 10 जो कि हड़प्पा संस्कृति की है, एक क्लास नंबर 11 जो कि महाभारत की है, और एक क्लास नंबर 6 जो कि पुष्यभूति वंश की है, हर्षवर्धन की है, ठीक है। तो आपको ये 3 क्लास और देखनी है। और इन 3 क्लास को देखने के साथ आपका जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसमें इतना ही कुछ है। बढ़ाने को कितना ही बढ़ा लो, कितने ही मजे कर लो, बट एग्जाम सिर पे है। जस्ट रिमेंबर द exam oriented questions. It's enough questions for ancient history that related to हरियाणा जीके, ठीक है। तो ये हरियाणा जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस काफी हो जाते हैं। पुष्यभूति बताने की जरूरत नहीं है, हर्षवर्धन वाला मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है, उस वीडियो को देख लेना। दोबारा हम टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करेंगे। पुष्यभूति वंश से रिलेटेड जो हर्षवर्धन वाला, दरबारी कवि, किताबें विताबें सब कुछ मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। फिर हरियाणा हिस्ट्री में जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मतलब एक तरह से मेडिवल वाला एरिया जो शुरू हो जाता है, जब प्राचीन भारत खत्म हो जाता है तो होता क्या, छोटे छोटे वंश आते हैं, आपस में लड़ाइयाँ करते हैं, मैं रहूंगा, मैं यहाँ करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। तो छोटे छोटे वंश आते हैं, जिसमें एक वंश होता है गुज्जर प्रतिहार वंश। स्टार लगा लीजिए, स्टार। क्वेश्चन बनता है हरियाणा जीके में, श्योर एग्जाम में प्रश्न भी आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन जरूर से जरूर आपसे पूछा जाता है, ठीक है। यहां से तो गुज्जर प्रतिहार वंश जो है वो आपको याद रखना है, राजा महिर भोज, ठीक है। तो राजा महिर भोज के बारे में जो हमें डिस्क्रिप्शन मिलता है वो कहां मिलता है बच्चे? गुज्जर प्रतिहार वंश में, ठीक है। अब ये हरियाणा से क्यों संबंधित था? क्योंकि हरियाणा के पेहवा में, पेहवा जो है स्टैंड करता है कैथल कुरुक्षेत्र वाली साइड, तो ये पेहवा जो प्लेस है ये वहां पर इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो राजा महिर भोर के बारे में पेहवा के अंदर सब कुछ जो है आपको पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन मिलता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। क्वेश्चन आएगा 9वीं शताब्दी में पेहवा क्यों प्रसिद्ध था, ठीक है। 9वीं शताब्दी में पेहवा क्यों प्रसिद्ध था? तो घोड़ों के व्यापार के लिए, कहते हैं यहाँ घोड़ों का बड़ा व्यापार होता था। ये क्वेश्चन स्टार लगा लो, यहां से क्वेश्चन कंफर्म आता है एग्जाम में, कंफर्म, ठीक है। तो ये कहते हैं, तो ये पेहवा किस लिए प्रसिद्ध था भाई? तो एक तो घोड़ों के व्यापार के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। क्वेश्चन आ जाए घोड़ों का व्यापार किसके समय में प्रसिद्ध था, ठीक है। तो घोड़ों का व्यापार किसके समय में प्रसिद्ध है भाई? तो घोड़ों का व्यापार राजा महिर भोज, हाँ एक सेकेंड,
एक मिनट, एक अर्जेंट डॉक्यूमेंट भेजना है। छोड़ो। हाँ, तो क्वेश्चन आता है कि ये किस लिए प्रसिद्ध है। तो भाई एक तो ये घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ये किस लिए प्रसिद्ध था भाई? घोड़ों के व्यापार के लिए। घोड़ों का व्यापार 9वीं शताब्दी में कहाँ होता था? पेहवा में होता था। या किसके समय में होता था? महीर भोज के समय में। और इसको हरियाणा का गयाजी भी कहा जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हरियाणा का गयाजी। आपको ध्यान हो, गयाजी जो है क्यों प्रसिद्ध है भाई? गयाजी में हम पिंडदान करते हैं, जैसे पितरों की मुक्ति के लिए पिंडदान होते हैं, तो वो गयाजी में होते हैं। तो कहते हैं भाई हरियाणा में जो पेहवा स्थल है ना, वो भी बिल्कुल ऐसा ही है। अब क्यों है पेहवा? पेहवा वाले तो अपना कर्मकांड ही नहीं करते हैं अपने पूर्वजों का, ऐसा कहा जाता है। जो होंगे कैथल कुरुक्षेत्र वाले साइड के, उनको पता होगा अच्छे तरीके से। अब बात आती है ऐसा क्यों है। आपको पता है जब कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ तो कितने सारे लोग मरे। तो अर्जुन ने कहा कि भाई ये मेरे पूर्वज हैं, मतलब ये मेरे घर के बंदे मर गए, तो मैं इनका क्रियाक्रम करना चाहता हूं, मैं इनके लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं, लेकिन इतने लोग मर गए, मैं किस किस का क्या क्या करूं। तो कृष्ण भगवान ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं आशीर्वाद देता हूं कि इस धरती पर जो मरे हैं उनका अपने आप से ही कर्म कांड हो रहा है, अपने आप पिंडदान हो रहे हैं, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आपको ये चीज याद रखनी है। तो इसीलिए ये हरियाणा का गयाजी भी कहा जाता है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 9वीं शताब्दी वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, जो आपको याद रखना। घोड़ों के व्यापार का क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है। फिर आ जाता है तोमर वंश। तोमर वंश में भी एक क्वेश्चन है जो हरियाणा से रिलेटेड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तोमर वंश, तोमर वंश में क्या खास है? तोमर वन के राजा थे अनंगपाल। ठीक है, राजा अनंगपाल का पता क्या इंपॉर्टेंट है? एक तो इसने दिल्ली बसाई थी, ठीक है, एक तो इसने दिल्ली बसाई थी राजा आंगनपाल ने। एंड दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको पता है फरीदाबाद में सूरजकुंड क्राफ्ट मेला लगता है। उसके ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको सूरजकुंड क्राफ्ट मेले से एक क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में। हरियाणा की हिस्ट्री के बाद जो क्वेश्चन बनाऊंगी सूरजकुंड क्राफ्ट मेले पे स्पेशल वीडियो बनाऊंगी कि कब से शुरू हुआ, क्या थीम थी, पिछली बार क्या हुआ, कौन सा स्टेट कंट्री था, कौन सा स्टेट थीम था। क्वेश्चन आता है जरूर करंट में। ठीक है, तो अलग से वीडियो बनाऊंगी मैं सूरजकुंड क्राफ्ट मेले के ऊपर, पूरी डिटेल्ड, अभी जो रिसेंट लगा था उसके ऊपर भी पूरा जो भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको यहां पर याद रखना है कि जो अंगनपाल सेकंड था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसने सूरजकुंड का निर्माण, सूरजकुंड जो क्राफ्ट मेला लगता है तो ये इसीलिए लगता है, तो वहां पर एक पहले कहते हैं मयूर झील होती थी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहां सूरजकुंड का जो निर्माण करवाया तो वहां पर कौन सी झील होती थी, तो ध्यान रखेंगे पहले वहां पर मयूर झील होती थी। ठीक है, तो सूरजकुंड का निर्माण किसने करवाया भाई? तो ध्यान रखना अंगनपाल ने करवाया था। सूर्य की शेप वाला है, सूरजकुंड नाम इसका रख दिया जाता है। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपका, इसको आप क्या करेंगे भाई, ध्यान रखेंगे। फिर तोमर वंश, फिर क्या होता है, भारत में मुस्लिम्स इस्लाम आक्रमण करना शुरू कर देते हैं। अब सबसे पहले आक्रमण करता है मोहम्मद बिन कासिम। अब भाई मोहम्मद बिन कासिम जब आक्रमण करता है तो वो ऐसा कोई क्वेश्चन हरियाणा के लिए छोड़ के नहीं जाता है कि हम उसको पढ़ें। ठीक है, फिर मोहम्मद बिन कासिम के बाद जो भारत में अटैक होता है तो वो मोहम्मद गजनवी का होता है। यू ऑल नो वेल, मोहम्मद गजनवी भारत में 17 बार आक्रमण किए थे, बहुत फेमस था वो अपने आक्रमण के लिए। जो मोहम्मद गजनवी है वो काफी फेमस था अपने आक्रमण के लिए। तो मोहम्मद गजनवी के आक्रमण में 2 आक्रमण हैं जो कि उसने हरियाणा में किए हैं। ठीक है, तो मोहम्मद गजनवी के आक्रमणों में 2 आक्रमण हैं जो कि उसने हरियाणा में किए हैं, तो इसीलिए वो हरियाणा जीके में आपके लिए हो जाते हैं क्या भाई, इंपॉर्टेंट, क्योंकि हरियाणा में उसने कितने आक्रमण करे हैं, 2। तो एक आक्रमण उसने किया है 1009 में और एक आक्रमण किया है 1014 में। 1009 में जब उसने हरियाणा में अटैक किया तो कोई ज्यादा फेमस नहीं हुआ, थानेश्वर में किए उसने, कुरुक्षेत्र में अटैक किए, मतलब थानेश्वर में। ठीक है, तो 1009 वाला काफी ज्यादा फेमस नहीं हुआ, बट 1014 वाला अटैक बहुत फेमस हुआ। यू नो व्हाई? अब मोहम्मद गजनवी क्यों आ रहा था भाई लूटपाट करने? कहते थे कि भारत सोने की चिड़िया है। ठीक है, भारत तो सोने की चिड़िया है, भारत को लूट लो। तो मोहम्मद गजनवी तो लूटपाट के इरादे से आया था। तो 2014 में जो खास हुआ इसके अटैक में, इसने क्या किया, इसने चक्कर स्वामी की मूर्ति चोरी करके ले गया। चक्कर स्वामी मूर्ति विष्णु भगवान से संबंधित होती है, तो इसने क्या किया भाई, चक्कर स्वामी महाराज की मूर्ति ले गया। उस समय जो शासक था वो जयपाल था, तो ये चक्कर स्वामी की मूर्ति ले जाता है और ये कहते हैं कि देखो कितनी कट्टरता है। इन्होंने क्या किया, मोहम्मद गजनवी ने चक्कर स्वामी की मूर्ति जो मक्का मदीना की सीढ़ियां हैं कहते वहां पर लगा दी, आते जातों के पैर लग रहे थे। मतलब इतना ज्यादा धर्म को लेके कट्टरताई थी उस टाइम, इस्लाम को फैलाना चाहते थे हर जगह, तभी ये मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में आए थे।
कुछ भारत सोने की चिड़िया थी, कुछ इस्लाम को फैलाना चाहते थे, मतलब बहुत सारे रीजंस रहे हैं। बट आपको यहाँ पर मोहम्मद गजनवी से यही क्वेश्चन याद रखना है। क्वेश्चन आएगा मोहम्मद गजनवी ने हरियाणा पर कितनी बार अटैक किया? 2 बार। भारत पर तो 17 बार किया था, जिसमें आपको पता है 16वां सोमनाथ के मंदिर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मूर्ति भंजक भी कहा जाता है, मूर्तियां तोड़ता रहता था ये, तो बहुत सारी चीजें हैं मोहम्मद गजनवी के बारे में। तो यहाँ पर आपको 2 अटैक याद रखना है। और ये चक्कर स्वामी की क्वेश्चन आएगा, कौन सी मूर्ति ले गया था? चक्कर स्वामी की मूर्ति ले गया था। कहां पे अटैक किए थे? हरियाणा के थानेश्वर में अटैक किए थे। तो ये पॉइंट्स क्या हैं आपको याद रखने हैं, ठीक है। हाँ, फिर 1037 के आसपास की बात आ जाती है, हिस्ट्री बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है। तो 1037 के आसपास की जब बात आती है तो हरियाणा के हांसी और सोनीपत पर मसूद ने आक्रमण किया। तो क्वेश्चन क्या आएगा? मसूद ने हरियाणा के किन जिलों पर आक्रमण किया था? तो हांसी और सोनीपत, ठीक है। हांसी और सोनीपत पर मसूद ने क्या किया था भाई? मसूद ने आक्रमण किया था और हांसी को अपनी क्या बना लिया था? राजधानी बना लिया था। तो बस इतना याद रखना है कि मसूद ने हरियाणा के कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट्स पर अटैक किया था? तो हांसी और सोनीपत पर, ठीक है। बस इतना सा पॉइंट आपको क्या है याद रखना है। फिर आ जाता है हरियाणा हिस्ट्री का बहुत ही मजेदार सा हिस्सा, चौहान वंश, जिसको मैं मजा लेके बहुत पढ़ाती थी, बट आज पता नहीं क्यों मजा नहीं है। आज बस ये है कि कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चंस हो जाएं, डेट्स इट, एग्जाम पास है। चौहान वंश, अब चौहान वंश जब आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है हरियाणा के इतिहास के अंदर। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो अणोराज था उसने तोमर, जो तोमर वंश हम ऊपर पढ़ रहे थे, तोमरों ने हरियाणा पर आक्रमण किया था, ठीक है। तो तोमरों को हरा दिया था किसने भाई? अर्णोराज ने, ठीक है। तो तोमरों को हरा दिया था किसने भाई? अर्णोराज ने क्या किया था? तोमरों को हरा दिया था, ठीक है। और विग्रह राज ने तोमरों को पूरी तरह से क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया था। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आओ जो पेपर में पूछेंगे आपसे। पहला क्वेश्चन बनेगा, पृथ्वीराज चौहान ने कौन सा किला बनवाया था? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। आसिरगढ़ का किला, आसिरगढ़ का किला किसने बनवाया? आसिरगढ़ का किला बनाया पृथ्वीराज चौहान ने, ठीक है। कहां बनवाया भाई? हांसी में। तो ये हांसी को ही लिखा हुआ है ऐसे आसिरगढ़ करके। तो आसिरगढ़ का किला किसने बनवाया भाई? पृथ्वीराज चौहान ने बनाया। कहां बनवाया? हांसी में बनवाया। क्वेश्चन आएगा किस किले को तलवारों का किला भी कहा जाता है? तो आसिरगढ़ के किले को तलवारों का किला भी कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, आसिरगढ़ के किले को तलवारों का किला भी कहा जाता है। अब पृथ्वीराज चौहान से जो इंपॉर्टेंट है बताती हूं मैं शॉर्ट में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। गोहाना में भी किला है, क्वेश्चन आए गोहाना का किला किसने बनाया? तो पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया गोहाना का किला। अब एक बार थोड़ी सी पृथ्वीराज चौहान की स्टोरी पर आ जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान से इंपॉर्टेंट हरियाणा में 2 युद्ध हैं। देखो, हिंदू राजा था पृथ्वीराज चौहान, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला हिंदू राजा था पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान बैठा था और मोहम्मद गोरी आता है भारत में अटैक करने, ठीक है। मोहम्मद गोरी आता है भाई भारत में अटैक करने। अब पृथ्वीराज चौहान चला दिल्ली से, मोहम्मद गोरी आया उधर से, तो बीच में जो जगह खाली होती है तो वो जगह मतलब करनाल के आसपास की खाली होती है, ठीक है, जहां पर इनकी दोनों सेनाएं टकराती हैं। तो वो उस जगह का नाम था तराइन, ठीक है। हरियाणा जीके में आपको लिखा मिलेगा तरावड़ी, तरावड़ी का युद्ध, ठीक है। या क्वेश्चन मिले तराइन का युद्ध, एक ही बात है। मोहम्मद गोरी आता है भारत में और मोहम्मद गोरी लड़ता है किससे भाई? पृथ्वीराज चौहान के साथ। कब लड़ता है ध्यान रखना, क्वेश्चन आए तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 में, ठीक है। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 में हुआ। किसके बीच हुआ? मोहम्मद गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान के बीच क्या हुआ भाई? तराइन का युद्ध हुआ। अब जब पहला युद्ध होता है तो पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। पहला युद्ध होता है तो हम ऐसे याद कर लेंगे भाई मोहम्मद गोरी बाहर से आया था, एकदम काहे जीत जाता? तो पृथ्वीराज चौहान युद्ध में जीत जाता है। अब भैया पृथ्वीराज चौहान जीत गया, अब हमारे हरियाणा वाले बड़े का सुत्ते हैं ना, जीत गुज के मजे कर रहा है पृथ्वीराज चौहान, पार्टियां शार्टियां मना रहा है जीत के। इधर पृथ्वीराज चौहान पार्टियां मना रहा है, जीत की जश्न कर रहा है, उधर मोहम्मद गोरी बैठा है, भाई ऐसे कैसे हार गया मैं। आपने कहानी सुनी होगी ना, एक चींटी दीवार पर चढ़ती है और गिरती है, चढ़ती है और चिढ़ती गिरती है, 17वीं बार वो चींटी दीवार पर चढ़ जाती है। सुनी है ये कहानी? एग्जैक्टली द सेम थिंग हैपेंड विद मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी देखता है यार ये चींटी बार बार चढ़ रही है उतर रही है, चढ़ रही है उतर रही है, तो मेरे को क्या दिक्कत है, मैं भी जाऊंगा अब की बार उस पर अटैक करूंगा दोबारा से पृथ्वीराज चौहान पर, और अब की बार मैं जीतूंगा। लेकिन आपको पता है किसी का स्पॉट होना बहुत जरूरी है, तो यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है।
होता क्या भैया, ये जो पृथ्वीराज चौहान होता है ये एक लड़की के प्यार के चक्कर में पड़ जाता है, जिसको भारत का दुर्भाग्य बोलते हैं, संयोगिता। ठीक है, राजा जयचंद की पुत्री थी संयोगिता। अब भैया क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान पहला युद्ध जीत के बहुत खुश हो रहा है, खुशी में प्यार में पागल हो गया, किसके, संयोगिता के। पृथ्वीराज चौहान लग रहा संयोगिता के चक्कर में, उधर मोहम्मद गोरी लग रहा जीत के लिए। अब होता क्या है, संयोगिता का स्वयंवर रचा गया, आपको पता होगा, राजा जयचंद के द्वारा। लेकिन संयोगिता तो अपना वर मान चुकी थी पृथ्वीराज चौहान को, पहले स्वयंवर का अधिकार था, पहले कन्याओं को स्वयं वर चुनने का अधिकार था। देखा जाए तो पहले का जमाना कितना फ्रैंक था, है ना, कन्याएं स्वयं वर चुनती थी। तो भाई संयोगिता ने पहना दी पृथ्वीराज चौहान के पुतले को माला, पृथ्वीराज चौहान उसको उठा के ले गया। अब ये देखो, किसी बाप की बेटी को कोई उठा के ले गया तो उसके बाप पे क्या गुजरेगी। तो भाई जयचंद के आग लग जाती है पूरी, कि तू होता कौन है, मेरी लड़की को उठा के ले गया। तो जयचंद को याद आता है कि भाई युद्ध हुआ था एक बार मोहम्मद गोरी के साथ, है ना, और जयचंद ने ही इसका साथ दिया था। जयचंद को ही बड़ी स्ट्रेटजीज आती थी युद्ध में, पृथ्वीराज चौहान को जिताने में जयचंद का बड़ा हाथ था। फिर भाई जयचंद मोहम्मद गोरी को बुलावा देता है, आजा युद्ध कर तू पृथ्वीराज चौहान से। मोहम्मद गोरी कहता भाई क्या चक्कर है, पहले तो मैंने युद्ध किया था तब तो तूने मेरा साथ नहीं दिया, अब तू मेरा साथ क्यों दे रहा है। तो भाई कहते हैं, ये बताता है ऐसे ऐसे मेरी लड़की भाग गई। अब भाई जिस बाप की लड़की भागेगी उस बाप के कलेजे पे क्या गुजरेगा। अब तू देख ले, मैं तेरा ही साथ दूंगा, टेंशन ना ले, मैं पृथ्वीराज चौहान का साथ देने वाला नहीं हूं। आपने सुना होगा, ये बोलते हैं ना, भारत में जयचंद जैसे गद्दारों की कमी नहीं है। संज्ञा पढ़ते हो तो जातिवाचक संज्ञा पढ़ा होगा आपने। जयचंद वैसे तो व्यक्तिवाचक है, लेकिन जातिवाचक में यूज होती है जब हम बोलते हैं भारत में जयचंद जैसे गद्दारों की कमी नहीं है। इसीलिए जयचंद को गद्दार कहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत हाथों से चला गया। तो जयचंद बुलावा देता है, आजा मोहम्मद गोरी, मैं तेरे साथ हूं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मोहम्मद गोरी आता है भाई, और ये इसने करा क्या, युद्ध की तो तैयारी करी ही नहीं इसने। तो भाई फिर दोनों का दोबारा आमना सामना होता है 1192 में। ठीक है, फिर दोनों का दोबारा आमना सामना होता है 1192 में, तराइन का दूसरा युद्ध, जिसको आप तरावड़ी का दूसरा युद्ध कह सकते हो। अब दोनों का जब आमना सामना हो गया दोबारा, तो सीधी बात है भाई, अब तो जयचंद भी उसके साथ है, मोहम्मद गोरी के साथ, और फिर मोहम्मद गोरी दूसरे युद्ध में जीत जाता है। तो ध्यान रखेंगे, पृथ्वीराज चौहान हार जाता है और मोहम्मद गोरी जीत जाता है। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था स्क्रीनिंग 2015 के क्वेश्चन में कि ये पृथ्वीराज कौन सा था, तो ये पृथ्वीराज थर्ड था। जैसे 1 2 3 4 होते हैं ना, तो ये पृथ्वीराज तृतीय था। क्वेश्चन आया था तरावड़ी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, मोहम्मद गोरी वर्सेस पृथ्वीराज 1, मोहम्मद गोरी वर्सेस पृथ्वीराज 2, मोहम्मद गोरी वर्सेस पृथ्वीराज 3। तो ये पृथ्वीराज तृतीय था, जिसके साथ क्या हुआ था भाई, ये युद्ध हुआ था। आपको ये चीज भी क्या है अपनी ध्यान रखनी है। ठीक है, अब इस युद्ध का असर सबको पता है। इस युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम सत्ता की क्या हो जाती है, स्थापना। अब मुझे आज हिस्ट्री बहुत याद आ रही है। तो मोहम्मद गोरी, आपको पता है मोहम्मद गोरी का गुलाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, एक होता बख्तियार खिलजी जो कि नालंदा विश्वविद्यालय को फूंक के चला जाता है, हमारे सारी चीजों को लेके चला जाता है। ये बाय मिस्टेक 1900 लिखा, 1100 है, 1192। ठीक है, हाँ, तो क्या बोलते हैं, फिर ऐसा होता है। और भाई ये क्या होता है, अपना भारत में मुस्लिम सत्ता की क्या हो जाती है भाई, स्थापना। कुतुबुद्दीन ऐबक, दिल्ली सल्तनत का भारत में विकास हो जाता है। और इधर एक हंसता खेलता भारत इस्लाम के हाथों में चला जाता है। ठीक है, मुगल मतलब इस्लाम के हाथों में यहाँ पर भारत जो है चला जाता है। और यहाँ पर तो आपके एग्जाम का क्वेश्चन यही है कि कौन सा युद्ध हुआ, किसके बीच हुआ, ठीक है, कौन साथ देता है, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था। तो पृथ्वीराज का दरबारी कवि कौन था, तो दरबारी कवि चंद्र बरदाई था। चंद्र बरदाई ने जो बुक लिखी थी पृथ्वीराज रासो, ये कहानी आपको सबको पता होगी भाई। पृथ्वीराज रासो शब्द भेदी बाण चलाता था, है ना। तो चंद्र बरदाई ने जब वो मोहम्मद गोरी को अंधा, मतलब कहते हैं मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को अंधा कर दिया था। ठीक है, अब पृथ्वीराज चौहान को जब अंधा कर दिया, बांध के ले गए कहते हैं इनको, और अंधा था तो बांधने की खैर क्या ही जरूरत थी। बट अब यूं कहते हैं मोहम्मद गोरी गद्दी पर बैठा था। अब क्या सत्य है क्या नहीं सत्य वो तो भगवान जाने, अगले के कवि ने लिखा है तो हमने मान लिया। तो ये कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण चलाता था। शब्द भेदी मतलब जहां से आवाज आती वहां बाण चलाता था। तो जब मोहम्मद गोरी कहता भाई मैं भी देखूं तेरा टैलेंट, दिखा तू कैसे बाण चलाता है, तो कहते हैं इसका जो कवि था चंद्र बरदाई, उसने कुछ डायलॉग बोले कि मोहम्मद गोरी ने तो क्या आदेश दिया भाई, जो ये बंदा खड़ा है ना इसको बाण मार तू, देखूं तेरी कला को। लेकिन
चंद्रबरदाई कुछ शायराना अंदाज में बोलता है कि उधर जो बैठा उसके इधर जो बैठा है, मतलब वो उस पे तुझे बाण चलाना है। तो ऐसे करते हैं। अंधे पृथ्वीराज चौहान ने भी बिल्कुल शब्द की दिशा में जाके बाण मारा मोहम्मद गोरी को और मोहम्मद गोरी को मार दिया। ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत कहानियां हैं, लेकिन ये किंवदंतियां चलती रहती हैं, छोड़ो इनको। यहाँ आपको हरियाणा हिस्ट्री से रिलेटेड चीजों को याद करना है, उधर हिस्ट्री में होते तो बात अलग होती। ठीक है, हाँ, तो आपको याद रखना है। फिर क्या होता है भाई, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक आपको पता है राजा बन जाता है। अब जो कुतुबुद्दीन ऐबक राजा बन गया तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने मतलब युद्ध करता है जाटवान के साथ। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक का युद्ध होता है किसके साथ भाई, हाँसी का युद्ध होता है जाटवान मलिक के साथ। ठीक है, तो जाटवान मलिक के साथ हाँसी का युद्ध होता है। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ जो है युद्ध होता है। तो आपको याद रखना कुतुबुद्दीन ऐबक और जाटवान का युद्ध कहाँ हुआ था, हाँसी में हुआ था। फिर क्या है, दिल्ली सल्तनत आ जाता है। अब जब दिल्ली सल्तनत आ जाता है तो उसमें सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक आ जाता है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने हरियाणा जीके में कुछ नहीं करा, वैसे बहुत कुछ किया। कुतुब मीनार की नींव रखी, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया, पहली मस्जिद बनवाई, कुव्वतुल इस्लाम, पता नहीं क्या क्या, छोड़ो। अब फिर इल्तुतमिश आ जाता है। इल्तुतमिश ने भी हरियाणा जीके में कुछ पहाड़ नहीं तोड़े, मतलब कुछ क्वेश्चन नहीं देके गया हरियाणा जीके में, दूसरी हिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चन देगा। लेकिन फिर इल्तुतमिश की एक पुत्री आती है जो आपको हरियाणा जीके में क्वेश्चन देके जाएगी, और उस पुत्री का, प्यारी पुत्री का नाम होता है भाई, जिसकी कहानी को तुम बहुत मजे लेके सुनते हो, क्योंकि तुम्हें मजे लेने में बहुत मजा आता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो पुत्री होती है उसका नाम होता है रजिया सुल्तान। अब भैया रजिया सुल्तान इतिहास की पहली महिला मुस्लिम शासिका, अपने आप में बहुत यूनिक है, पहली महिला मुस्लिम शासिका। लेकिन इल्तुतमिश कहता मेरी लड़की काबिल है, मेरा लड़का तो निकम्मा है बहराम शाह, लड़की को बिठाओ गद्दी पर। लेकिन तुर्की लोग कभी नहीं चाहेंगे लड़की गद्दी पर बैठे, तो इसके खिलाफ षड्यंत्र चलते ही रहते। लंबी सी कहानी है, लंबी कहानी का हमें करना क्या है, शॉर्ट में सुन लो। रजिया सुल्तान का एक प्रेमी होता है याकूब। प्रेमी क्या होता है, इसके बाप का घोड़े अस्तबल का वो होता है, मतलब अस्तबल का हेड होता है। जब इसका बाप घोड़े पर बैठता था इल्तुतमिश, तो मतलब याकूब ऐसे बिठाता था, जी हजूर आइए, तो याकूब घोड़े पर बिठाता था अल्तुतमिश को। भाई अल्तुतमिश मर गया, रजिया सुल्तान राजा बनी, तो याकूब उसको भी बिठाने लगा, आइए मालिक, है ना, आइए साहिबा। अब याकूब साहिबा को बिठाते बिठाते उसके प्यार में पागल हो गया। अब भाई एक तो ठहरी औरत, ऊपर से अस्तबल के घोड़े वाले को दिल दे बैठी, तो दुनिया क्यों ही इसको पसंद करेगी, वैसे ही दुनिया इसकी दुश्मन होगी। ये बात अलग है, इसने उसको बड़ी पोस्ट दे दी, सब कुछ दे दी पर दुनिया कोई इसको पसंद नहीं करती थी। कुल मिला के इसकी शादी होती है भटिंडा के गवर्नर अल्तुलिया से। फिर जाती है ये भटिंडा में किसी विद्रोह को रुकवाने के लिए। इसका भाई निकम्मा कहता है मरवा दो उसको रास्ते में ही। ये क्वेश्चन है जो आपको हरियाणा जीके में देखे गई है। अब वो रास्ता जो होता है जहां ये मरती है बेचारी, वो रास्ता होता है कैथल। तो बस आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है, रजिया सुल्तान की कब्र हरियाणा में कहां पर बनी हुई है। तो रजिया सुल्तान की कब्र हरियाणा में कैथल में बनी हुई है। ठीक है, तो रजिया सुल्तान की कब्र हरियाणा के कहां बनी हुई है, कैथल में बनी हुई है। आपको ये क्वेश्चन क्या है याद रखना, पहली लड़की दुनिया की इतिहास की जिसकी कब्र बनी है। आदमियों की कब्रें बनती हैं, आदमियों के मकबरे बनते हैं, पहली लड़की है ये जिसकी कब्र बनी है। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट है, अपने आप में क्वेश्चन आ जाएगा। रजिया सुल्तान का मकबरा हरियाणा के कहां है, कैथल में। ठीक है, फिर इसके बाद आता है गुलामों का गुलाम आपका बलबन। ठीक है, बलबन की वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है बलबन, बट हरियाणा जीके में क्वेश्चन आता है मेवात से रिलेटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मेवात पर जो आक्रमण किया था, मेवात के जंगलों को कटवाने का काम किया था, तो वो बलबन ने किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको बलबन से रिलेटेड याद रखना है। 1265 में मेवात पे अटैक, मेवात के जंगलों पर अटैक, बलबन ने मेवात के जंगल कटवाए, बलबन ने। ठीक है, और एक इसने गोपाल गिरी का दुर्ग बनाया था। ये क्वेश्चन आपका आ चुका है पीजीटी स्क्रीनिंग के एग्जाम में। गोपाल गिरी का दुर्ग हरियाणा में कहां है, तो गोपाल गिरी का दुर्ग हरियाणा के गुड़गांव में है, जो कि किसने बनवाया था भाई, बलबन ने। बलबन भी आपके गुलाम वंश का ही एक शासक है। ठीक है, क्लियर, तो ये आपको क्या है ध्यान रखना है। फिर गुलाम वंश आपको पता है, यदि हम सीक्वेंस में बात करें, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में भी 5 वंश होते हैं, कौन कौन से, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ठीक है, अब इन वंशों में बहुत सारे राजा होते हैं, जैसे गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ, इल्तुतमिश हुआ, रजिया सुल्तान हुई, बलबन हुआ। बट हमारे लिए क्वेश्चन सिर्फ रजिया सुल्तान और बलबन देके गया, तो हमने वो 2 के क्वेश्चन पढ़े। ठीक है, अब आ जाता है खिलजी वंश। तो खिलजी वंश की है यदि हम बात करें, खिलजी वंश का कोई खास क्वेश्चन नहीं है हरियाणा में। ठीक है, खिलजी वंश का कोई खास क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, एक बरसी गेट है
हांसी में, जो कि खिलजी वंश से संबंधित है, खास क्वेश्चन नहीं है। सिरसा का युद्ध हुआ था खिलजी वंश के साइड में। फिर हरियाणा में आ जाता है तुगलक वंश, और तुगलक वंश का जो पहला राजा होता है गयासुद्दीन तुगलक, वो हरियाणा जीके का कोई क्वेश्चन नहीं देके जाता। लेकिन उसके बाद जो आता है आपका फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। अब जो फिरोज शाह तुगलक है उसके 3-4 क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है हरियाणा जीके के लिए। हरियाणा के 2 विशेष जगह हैं, 2 विशेष जिले हैं, एक हिसार और एक हिसार का भाग है नोटे जिला फतेहाबाद। तो ये दोनों जगह हरियाणा की किसने बसाई हैं भाई, ध्यान रखना, फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। वैसे इसने फिरोजाबाद भी बसाया, बट आपको हरियाणा से रिलेटेड याद रखने, वैसे तो इसने 5 शहर बसाए थे, ठीक है, बट आपको ध्यान रखना है 5 शहर में से 2 शहर हरियाणा के थे। 1 इज हिसार, 2nd इज फतेहाबाद। फतेहाबाद अपने बेटे के नाम पे रखा था, फतेह के नाम पे, ठीक है। फतेहाबाद 1351 में इसने फतेहाबाद बसाया था, और 1354 में इसने हिसार बसाया था, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे 1351 में फतेहाबाद बसाया था, 1354 में इसने हिसार बसाया था। हिसार में नागौरी गेट, पता नहीं कौन कौन से गेट है जो, वो सारे के सारे इसी से रिलेटेड है, फिरोज शाह तुगलक से, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक कहते हैं यार अपने धर्म को लेके बहुत कट्टर था, बहुत कट्टर था, जबरदस्ती मुस्लिम बनाता था। मेवात वालों को मुस्लिम बनाने का काम भी कहते हैं फिरोज शाह तुगलक ने किया था, जबरदस्ती बहुत सारे मुस्लिम्स बना रहा था ये, ठीक है। तो मेवातियों को इसने काफी मुस्लिम बनाया। तो क्वेश्चन आ जाता है मेवातियों को मुस्लिम बनाने का काम किसने किया भाई, फिरोज शाह तुगलक ने। गोहाना में एक विद्रोह हुआ था, जबरदस्ती मुस्लिम बना रहा था, काफी बड़ा विद्रोह था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोहाना का विद्रोह, प्रसिद्ध विद्रोह किसके समय में हुआ, फिरोज शाह तुगलक के समय में, ठीक है। 2 शहर बसाए, फतेहाबाद और हिसार, आपको पता। और एक सिरसा में हरनी खेड़ा जगह है, वो भी किससे संबंधित है भाई, फिरोज शाह तुगलक से, ठीक है। सिरसा में हरनी खेड़ा है, वो भी किससे संबंधित है, फिरोज शाह तुगलक से। अब हिसार में जितनी भी ये चीजें हैं, जैसे लाट की मस्जिद है हिसार में, गुजरी महल है हिसार में, नागौरी गेट है हिसार में, ये सब किससे संबंधित है भाई, क्वेश्चन आ जाइए किसने बनवाए। तो ये सारे के सारे आपके किसने बनवाए भाई, ये आपके फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। तो ये सारे के सारे किसने बनवाए भाई, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाए थे, ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और गुजरी महल को, ये क्वेश्चन याद रखना, अपनी पत्नी, इसकी पत्नी का नाम था गुजरी, है ना, पत्नी की याद में इसने गुजरी महल बनवाया था, जो कि दिल्ली सल्तनत की सबसे खूबसूरत इमारत थी, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत की सबसे खूबसूरत इमारत कौन सी थी भाई, गुजरी महल, ठीक है। गुजरी महल दिल्ली सल्तनत की सबसे खूबसूरत इमारत थी। तो ध्यान रखेंगे, लाट की मस्जिद का पेपर में कई बार क्वेश्चन आ लिया भाई, कई बार क्वेश्चन आ लिया, हिसार में है, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी, ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर तैमूर लंग का आक्रमण हो जाता है, हरियाणा में भी होता है भाई, आपको पता है दिल्ली में होता है, हरियाणा में तैमूर लंग 1398 में अटैक हुआ। तैमूर लंग से हरियाणा के कौन कौन से जिले प्रभावित हुए हैं, ध्यान रखना, सिरसा, फतेहाबाद और हिसार, रोहतक, ठीक है। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और रोहतक। मेन तो दिल्ली पे अटैक था, बट हरियाणा पे भी थोड़ा सा असर पड़ा भाई, हरियाणा एनसीआर में आता है ना। तो सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और रोहतक, तब तो एनसीआर क्या था, पूरी एक ही जगह थी। तो यहां पर आपने तैमूर का आक्रमण भी ध्यान रखना है 1398 में। फिर तैमूर लंग, आपको पता है तैमूर वापस जाता है, फिर खिज्र खां को गद्दी दे जाता है ना। दिल्ली सल्तनत किसको दे जाता है भाई, खिज्र खां को। खिज्र खां का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सैयद वंश का राजा था, इतिहास का वंश था ये, ठीक है, पहला सिया वंश था ये। अब यहां पर जो क्वेश्चन बनता है, खिज्र खां का मकबरा कहां पर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आ चुका है। खिज्र खां का जो मकबरा है, जो पठान शैली में बना हुआ है, ये हरियाणा के सोनीपत में है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन स्क्रीनिंग 2015 में आ चुका है, क्योंकि स्क्रीनिंग एक ही बार हुआ है 2015 में, उसके सारे क्वेश्चन मुझे पता है। तो ये क्वेश्चन आपके आए थे, तो आपको ध्यान रखना है, पठान शैली में बना हुआ है। फिर भाई सैयद वंश के बाद जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश आ जाता है, वो अंतिम वंश कौन सा होता है, वो आपका वंश होता है कौन सा, लोधी वंश। याद होगा आपको लोधी वंश, लोधी वंश जो कि रिलेटेड है किससे, इब्राहिम लोधी, ठीक है। वैसे तो बहलोल लोधी था, जिसकी समय में बहुत सारे अफगानी भारत आए थे, लेकिन बहलोल लोधी ने हरियाणा जीके में कोई पत्थर नहीं पाड़े। फिर सिकंदर लोधी आता, उसका बेटा, जिसने आगरा शहर बसाया, लेकिन उसने हरियाणा जीके में कुछ नहीं करा, छोड़ो उनको, हमने क्या करना है। फिर इसका एक नालायक पुत्र आता इब्राहिम लोधी, इसने पहाड़ रचे हरियाणा जीके में, जबरदस्त, याद करने आपको। इब्राहिम लोधी, आपको पता है जब इब्राहिम लोधी राजा होता तो इब्राहिम लोधी के दुश्मन होते उसके चाचा चुच्चा, वो कहते हैं बाबर आजा भाई, तेरा बड़ा नाम है, कर भारत पे आके अटैक। तो बाबर को न्योता दे देते हैं, दौलत खां इसके चाचा वगैरह, और बाबर आता है, भारत में अटैक करता है। भारत में क्या अटैक होता है, वो जो युद्ध होता है वो हरियाणा के
पानीपत में होता है, सीधी सी बात है भाई। अब हरियाणा के पानीपत में युद्ध हुआ तो ऑटोमेटिक सीधी सी बात हरियाणा जी का क्वेश्चन बन गया। तो पानीपत के वैसे तो 3 युद्ध है, सबको पता है। एक 5 नवंबर 1556 अकबर वर्सेस हेमू के बीच हुआ था। एक आपका 1761 अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। लेकिन जो पहला युद्ध है आपको याद रखना है, पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि आपका हुआ था पानीपत के अंदर 21 अप्रैल 1526 को। ठीक है, तो 21 अप्रैल 1526 को होता है कौन सा भाई, पानीपत का पहला युद्ध, जो कि इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर ने पहली बार तोपों का यूज किया। मुस्तफा बाबर का तोपची था, है ना। वैसे इतिहास में कितना मजा आता है इस टॉपिक को पढ़ाने में, मतलब बेहद। आई जस्ट लव हिस्ट्री, लिटरली मुझे हिस्ट्री बहुत पसंद है। ठीक है बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इतना शॉर्ट में हिस्ट्री को पढ़ाना। तो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का क्या हुआ भाई, प्रथम युद्ध हुआ बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के साथ। और आपको पता है इस युद्ध में बाबर जीत जाता है और जो ये दिल्ली सल्तनत होती है इसका हो जाता है खात्मा, और भारत में राज आ जाता है किसका भाई, मुगलों का। ठीक है, मुगल वंश जो आपको पता है, बड़े प्यारे प्यारे मुगल वंश की कहानियां, सलीम अनारकली तुमने सुनी होगी, जहांगीर, शाहजहां, मोहब्बत की इमारत, ताजमहल, सब कुछ मुगल वंश में ही है। ठीक है, तो लेकिन हरियाणा से ज्यादा क्वेश्चन नहीं है मुगल वंश में। तो फिर क्या करता है भाई, आप अब बाबर जीत गया। अब बाबर जीता है भाई, पानीपत में खुश हो गया, जश्न मना रहा है अपनी पत्नी की याद में, पत्नी के लिए याद ही ना, पत्नी के लिए बनवा दी एक मस्जिद, काबुली मस्जिद। बाहर से आने वाले को लगता है कि पानीपत पता नहीं कितना मतलब जबरदस्त होगा, पानीपत में तो बहुत हिस्टोरिकल चीजें हैं। ठीक है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी। तो क्वेश्चन आए, इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ है, बाबर का नहीं है, बाबर का तो काबुल में है जाके। ठीक है, इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ है, तो इब्राहिम लोदी का जो मकबरा है वो हरियाणा के पानीपत में है। पानीपत में क्या है, मेरे पुराने घर के बिल्कुल पास है, और इससे जुड़ा एक इवेंट भी बताऊंगी। ठीक है, और यहां पर एक क्वेश्चन और याद रखना है, बाबर ने फिर आपको याद रखना, मेवात में बाबर ने एक विद्रोह किया था जिसका सामना किया था हसन खां मेवाती ने। तो क्वेश्चन आता है, बाबर का सामना मेवात में किसने किया था, हसन खां मेवाती ने। और कहते हैं ये शहीद हो गया हसन खां मेवाती। तो हसन खां मेवाती कॉलेज भी है मेवात के अंदर। ठीक है, तो अब बन जाता है कौन भाई, बाबर यहाँ पर राजा, और हो जाता है कौन सा भाई, मुगल वंश शुरू। तो मुगल वंश से लेके और जो आधुनिक हिस्ट्री बची है उसको हम कल की क्लास में करेंगे, क्योंकि काफी लेंथी हो जाएगी वीडियो, बाद में देखने में मजा नहीं आएगा। तो यहाँ पर बात चल रही थी इब्राहिम लोदी के मकबरे की, तो मैं एक छोटा सा इवेंट वैसे ही बता रही थी। तो इब्राहिम लोदी का मकबरा है हरियाणा के कहाँ पर भाई, पानीपत में। आपको पता होगा मैं भी हरियाणा के पानीपत से ही हूँ। तो हूँ क्या मतलब, मेरी शादी हुई है पानीपत में, मैं तो आई एम फ्रॉम चरखी दादरी। तो होता क्या है भाई एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, मैं भी बहुत क्रेजी थी, जैसे बाहर से आने वाले लोगों को क्रेज होता है कि यार पानीपत तो बहुत हिस्टोरिकल प्लेस होगा, यहाँ तो पानीपत की, मैंने भी इतिहास में पढ़ रखा था, पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई। तो मैंने मेरे हस्बैंड से कहा कि यार यहाँ तो पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई हैं, तो मतलब पानीपत तो बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें होंगी, दिखा दो मुझे। तो कहते कुछ नहीं है, एक तो कहता चल छत पे चल। तो मतलब मेरा पुराना घर वहां था, अब तो हम शिफ्ट हो गए। तो वहां पर बिल्कुल ये कहते चल छत पे चल, तेरे को एक पानीपत का हिस्टोरिकल प्लेस तो अभी दिखा देता हूँ। तो कहता वो देख सामने लोधी पार्क। तो वहां पर इब्राहिम लोदी का मकबरा बना हुआ है, और ऐसे 2 तोपें बनी हुई है, क्योंकि पहली बार तोपें यूज हुई थी ना, तो ऐसे 2 तोपें बनी हुई है। और मुझे लगता था हाँ भाई बड़ा इंटरेस्टिंग सा होगा, फिर हम जाके देख के आए। मेरी लाइफ का पहला विजिट, मतलब मेरी शादी के 2-3 दिन बाद। तो मैं मतलब होता ही है, पानीपत तो हिस्टोरिकल है, पानीपत तो हिस्टोरिकल है, तो मुझे भी क्रेज था। और वो पहली फोटो मैंने वहीं जाके इब्राहिम लोदी के मकबरे पे बैठ के खिंचवाई थी। मुझे ये चीज़ जब भी मैं ये पढ़ाती हूँ तो मुझे याद आ जाती है। ठीक है, दूसरा काला अम्ब है, कुछ नहीं है वहाँ, मतलब एक ऐसे पार्क सा है जहाँ पर वो दूसरा युद्ध हुआ था। कहते हैं आम के पेड़ थे, काले हो गए थे, बस वो एक खुला गार्डन सा ही है। तो मैंने अपनी मतलब शादी के बाद सिंपल भाषा में एक पहली फोटो हमने इब्राहिम लोदी के मकबरे पे बैठ के खिंचवाई थी। मुझे ऐसे याद आ जाता है जब भी मैं ये पढ़ाती हूँ। ठीक है भाई, तो इट्स ऑल अबाउट हिस्ट्री। सो गाइज, उम्मीद है आपको पता है हरियाणा जी के सिर्फ और सिर्फ आपकी डिमांड पे मैं पढ़ा रही हूँ। मेरे पास पढ़ाने को बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं और बहुत सारे टारगेट्स होते हैं, पूरे दिन सच में टाइम नहीं मिल पा रहा। आजकल ऐप पे रिविजन्स भी चल रहे हैं, एंडिंग सेशंस चल रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैं वो क्या बोलते हैं, सिर्फ आप लोगों की डिमांड पे, कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम हमें आपके हरियाणा जी की समझ आती है, एग्जाम तक बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा दो, तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ बेस्ट करवाने की। ये हिस्ट्री तो इतनी इंटरेस्टिंग पढ़ाने की थी ना, इतनी इंटरेस्टिंग पढ़ाने की थी, बस मैं क्या ही बताऊं। लेकिन फिर भी
बस मुझे लगा इंटरेस्टिंग, छोड़ो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दो। तो उम्मीद करती हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई है तो अपना कमेंट करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि आपके कमेंट मुझे रीइंफोर्स करते हैं हरियाणा जीके की नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। अदरवाइज तो मैं ढीली पड़ जाती हूँ, फिर मुझे लगता है हाँ यार बच्चों को सही लग रही है तो बना देनी चाहिए वीडियो। ठीक है, तो कल की क्लास या परसों जो भी क्लास आएगी, अल्टरनेट डेज पे आता है हरियाणा जीके। परसों की क्लास में हम मुगल्स को पढ़ेंगे, और मुगल्स के साथ साथ हम जो मॉडर्न हिस्ट्री में जो हरियाणा जीके से क्वेश्चन बनते हैं वो पढ़ेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री से काफी क्वेश्चंस बनते हैं हरियाणा जीके में, एंशिएंट मेडिवल से थोड़े कम बनते थे। ठीक है भाई, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कर देना, और अच्छी लगी तो लाइक कर देना। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय। Hi everyone, welcome back to your own academy, that is Achievers Academy. This side Nisha Sharma, your friend, your guide. Hope you all are fine. So ये मत सोचा करो कि मैम नहीं आएगी, क्लास नहीं है। आपको पता है कुछ भी हो जाए मेरी क्लास 9 बजे वाली जरूर होती है, बस थोड़ा टाइम इधर उधर हो जाता है, काम बहुत होते हैं भाई, है ना। तो जिस दिन नहीं क्लास होगी तो मैं बाय द वे कम्युनिटी में मेंशन करूंगी कि आज क्लास नहीं है। यदि मैंने मेंशन नहीं किया तो मतलब मैडम आएगी चाहे 10 बजे आए, ठीक है। तो इस चीज की टेंशन छोड़ दिया करो। सो हम अपनी अल्टरनेट डेज पे हरियाणा जीके कर रहे हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन हरियाणा जीके की सीरीज, आपको पता है। एंड थैंक यू सो मच बाय हार्ट, धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए हरियाणा जीके सीरीज को। तो आज हम क्लास नंबर 13 डिस्कस कर रहे हैं, वही बिना टाइम वेस्ट करें मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट पे काम करेंगे। ठीक है, तो आज हम क्लास नंबर 13 डिस्कस कर रहे हैं जो कि हरियाणा की हिस्ट्री से रिलेटेड है। इससे पहले मैंने क्लास 12 आपको पढ़ाई थी हरियाणा हिस्ट्री की पार्ट 1। हरियाणा हिस्ट्री की बस ये 2 ही क्लास देख जाना, इन्हीं में से हरियाणा हिस्ट्री का क्वेश्चन कवर हो जाएगा। ठीक है, आज हम हरियाणा हिस्ट्री पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बात कर लेते हैं, फिर ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाऊंगी जो एग्जाम्स में आ सकते हैं, करंट के, अपॉइंटमेंट्स के, पहले उस टाइप के चैप्टर्स पढ़ाऊंगी हरियाणा के। ठीक है, तो लास्ट क्लास को थोड़ा सा शॉर्ट में रिवाइज करें तो हमने हरियाणा का एंशिएंट पढ़ा था कि मतलब जो हिस्ट्री है कैसे शुरू हुई, हरियाणा से आने वाले कौन कौन से इश्यूज थे। तो प्राचीन भारत के सभी इश्यूज हमने पढ़ लिए थे। मध्यकालीन भारत, लास्ट जो पॉइंट था, यू जस्ट रिमेंबर, हमने पढ़ा था इब्राहिम लोदी, बाबर, है ना। इब्राहिम लोदी और जो पानीपत का फर्स्ट युद्ध था, लास्ट पॉइंट वो मैंने आपको बताया था कि पानीपत का प्रथम युद्ध था। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर के बीच हुआ 21 अप्रैल 1526, जिसमें आपका बाबर विजयी हो जाता है और इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है, और भारत में मुगल वंश की क्या हो जाती है, स्थापना। मुगल वंश में आपको पता है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, हमें कोई मतलब नहीं है इनसे, हमें मतलब है सिर्फ उससे जिसने कोई हरियाणा में कोई क्वेश्चन क्रिएट किया है, हमें उससे मतलब है। ठीक है रितु, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कंप्लीट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टिल 22 अप्रैल, कोशिश है मेरी। ठीक है, तो बात कर लेते हैं, बस 2-3 दिन में आपका मेरा ना सिलेबस पूरा खत्म हो जाएगा, संडे तक, मतलब 10 तारीख तक। उसके बाद थोड़ा सा टाइम शेड्यूल ज्यादा निकल जाएगा, फिर प्रैक्टिस आपको इकट्ठी करवा दूंगी। अब बात कर लेते हैं यहां से। तो जब बाबर भारत में होता है, भारत से बाबर में बहुत दुनिया भर के क्वेश्चंस हैं, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें वो क्वेश्चन करने हैं जो बाबर के हरियाणा से रिलेट करते हैं। ठीक है, हमें कोई जरूरत नहीं है बाबर तोपची था, बाबर के तोपची कौन था, बाबर का ये वो, बाबर के युद्ध, है ना, पानीपत का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, हमने क्या करना है, सिर्फ आपने काम करना हरियाणा के क्वेश्चन पे। तो बाबर, आपको पता है बाबर का हरियाणा में एक ही क्वेश्चन है, एक तो ये आएगा कि बाबर जब हरियाणा में था तो बाबर का साथ किस रियासत ने दिया था। आपको पता है मैंने लास्ट में आपको एक क्वेश्चन करवाया था, हसन खां मेवाती, है ना। हसन खां मेवाती बाबर का विरोध करते हुए मारा जाता है, और मेवात के अंदर ही मेवात में जगह है नल्लड़। एग्जैक्टली ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, मेवात में जगह है नल्लड़, नल्लड़ के अंदर हसन खां मेवाती का एक कॉलेज भी बना हुआ है, जो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखना। हसन खां मेवाती कहां से संबंधित से, मेवात से। उनका जो कॉलेज बना हुआ है वो कहां पर है, मेवात में, नल्लड़ में। ठीक है, वो बाबर से क्या कर रहे थे, सामना कर रहे थे, तो उस सामने मारा जाता, तो शहीद का दर्जा मेवात वाले लोगों ने दे दिया था हसन खां मेवाती को। ठीक है, तो ऐसे ही
सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि और कैथल से बाबर के साथ कौन लड़ा था भाई, मोहन सिंह मंडार। ये क्वेश्चन टीजीटी स्क्रीनिंग 2015 के एग्जाम में आ चुका है। मोहन सिंह मंडार का मकबरा कहां पर है, तो लास्ट पॉइंट मैंने यही छोड़ा था। तो मोहन सिंह मंडार का मकबरा कैथल से है, जो बाबर का साथ करते हुए मारा गया था। और हसन खां मेवाती जो है मेवात से है, नल्लड़ से है, जिसके नाम पर कॉलेज भी है। ये दोनों बाबर का सामना करते हुए, मतलब बाबर का सामना करने वाले सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन थे। क्वेश्चन आएगा बाबर का स्पॉट किसने किया था, तो एक तागड़ू रियासत थी जिसने बाबर को क्या किया था भाई, स्पॉट किया था। अब बाबर जब पानीपत का फर्स्ट युद्ध जीत जाता है, बाबर जब पानीपत का फर्स्ट युद्ध जीत जाता है, तो आपको पता वो खुशी में काबुली मस्जिद बनाता है। ठीक है, तो पानीपत में क्वेश्चन आएगा काबुली मस्जिद कहां पर है, तो यहां पर आपको याद रखना काबुली मस्जिद कहां पर है भाई, यहां पर हरियाणा के पानीपत में है काबुली मस्जिद। ठीक है, तो काबुली मस्जिद हरियाणा के पानीपत में है, जो कि किसने बनवाई भाई, बाबर ने बनवाई थी। लेकिन एक क्वेश्चन याद रखेंगे, बाबर का बेटा होता है हुमायूं। ठीक है, हुमायूं के बहुत क्वेश्चन है, हुमायूं बहमी था, सीढ़ियों से गिर के मरा। हिस्ट्री में बहुत सारा हुमायूं है, बहुत ही मजे से पढ़ते हैं हम। आजकल तो मुगल को सिलेबस से कट कर दिया गया है, लेकिन मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आता था, खैर मुगल काल को, खैर लीव इट। ठीक है, अब यहां से जो क्वेश्चन बनेगा कि वो जो काबुली मस्जिद है उसके बाहर एक बैठने का चबूतरा सा बना हुआ है ना, होते हैं ना बाहर बैठने का चबूतरा टाइप में। तो क्वेश्चन आएगा काबुली मस्जिद के बाहर वो चबूतरा किसने बनवाया, तो आपको ध्यान रखना है वो चबूतरा बनवाने वाला कौन था भाई, बाबर का बेटा हुमायूं। ठीक है, तो यहां से बाबर और हुमायूं से बस यही क्वेश्चंस बनते हैं हरियाणा के इतिहास में, बाकी कुछ नहीं। फिर आपको पता जब हुमायूं का शासनकाल होता है तो शेरशाह सूरी अटैक करता है ना। शेरशाह सूरी के बाद हुमायूं, शेरशाह सूरी के साथ हुमायूं के युद्ध होते हैं। तो शेरशाह सूरी के वैसे तो बहुत क्वेश्चंस है, लेकिन हरियाणा जीके में जो शेरशाह सूरी रोल अदा करता है क्या खास होता है मैं बताती हूँ। ये कहते हैं कि शेरशाह सूरी का बचपन बीता था हरियाणा के नारनौल में, इसके नाना लोग रहते थे ऐसा कहते हैं। तो इसीलिए शेरशाह सूरी हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 3-4 क्वेश्चन है शेरशाह सूरी से रिलेटेड हरियाणा के। एक तो शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खां था, इसका जो बचपन बीता था वो कहाँ बीता था भाई, हरियाणा के नारनौल में इसका बचपन बीता था। और हरियाणा के नारनौल में इसने अपने नाना का मकबरा बनवाया था। ये क्वेश्चन अपना स्क्रीनिंग का जो पीजीटी टीजीटी, देखो आपको पता 2015 में काफी पेपर्स हुए थे अलग अलग सब्जेक्ट के, तो वेरियस सब्जेक्ट्स में से एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ था, इब्राहिम सूरी का मकबरा कहां पर है। ठीक है, तो आपको याद रखना है इब्राहिम सूरी का जो मकबरा है वो कहां पर है भाई, तो इब्राहिम सूरी का मकबरा हरियाणा के नारनौल में है। ध्यान रखेंगे इब्राहिम सूरी का मकबरा कहां पर है, हरियाणा के नारनौल में है। और जो हमने खिजर खां का मकबरा पढ़ा था ना, खिजर खां का मकबरा, तो वो भी बाबर के ही जो वंशज थे इन्होंने ही बनवाया था खिजर खां का मकबरा भी सोनीपत में। ठीक है, तो इब्राहिम सूरी का मकबरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। और हरियाणा में आपको पता है भाई शेरशाह सूरी ने जीटी रोड बनवाया था, है ना। तो हरियाणा के अंदर ही जीटी रोड पे ना रेड रेड कलर के ऐसे खंबे से नहीं होते, यहाँ जैसे ही पानीपत से निकलते हैं घरोंडा आता है तो वहां पर एक ऐसे ही है ना, देखती हूँ मैं कई बार, लाल रंग का ना ऐसे खंबा सा टाइप में खड़ा है, टावर सा नहीं होता लेकिन वो पूरा पत्थर का है। उनको ना कोस मीनारे बोला है, दूरी मापने के लिए। पहले डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए था कि इतने डिस्टेंस पर इसने कोस मीनारे बनवाई। तो क्वेश्चन आता है कि हरियाणा में कोस मीनारे किसने बनवाई थी, तो ध्यान रखना शेरशाह सूरी ने। कोस मीनार क्या था, कोस मीनार एक खंबे सा टाइप है, बस मैंने बता दिया, लाल रंग का ऐसे, वो नीचे से चौड़ा चौड़ा ऊपर भिड़ा, कुतुब मीनार के जैसा ऐसा खंबा सा है। ठीक है, सड़क के बीचों बीच लगा, टोल टैक्स से थोड़ा सा आगे जाते ही यहाँ है, हमारे पानीपत में देखा बहुत बार मैंने। ठीक है, तो वहां पर कोस मीनार जो है स्थित है, जो कि किसने बनवाई थी, शेरशाह सूरी। क्वेश्चन आए हरियाणा में कुल कितनी कोस मीनारें हैं, तो 88। ठीक है, ध्यान रखना हरियाणा में कुल कितनी कोस मीनारें हैं, 88। ये पीडीएफ मैंने अचीवर्स एकेडमी जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है, जो अचीवर्स एकेडमी निशा शर्मा अपना टेलीग्राम लिंक है, जिसका लिंक आपको अपने चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां पर ये पीडीएफ मैंने शेयर कर दी है। जिस भी पीडीएफ से मैं पढ़ाऊंगी आपको वहां टेलीग्राम पर शेयर कर दी जाएगी, जो निशा शर्मा वाला ऑफिशियल टेलीग्राम है अपना। ठीक है, हाँ, तो बाबर से रिलेटेड इतना ही था हरियाणा में, बाबर से रिलेटेड और ज्यादा हरियाणा में नहीं था। फिर आपको पता है भाई बाबर हुमायूं के बाद हुमायूं का बेटा आता है कौन भाई, अकबर। ठीक है, अब हुमायूं वापस, वैसे कहानी बहुत बड़ी है, इतिहास नहीं मैं यहाँ पर पढ़ाना चाहती क्योंकि इतिहास में पूरा ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, पूरी प्लेलिस्ट है। आपको पता है फिर हुमायूं का युद्ध होता है ना, मच्छीवाड़ा का युद्ध, सरहिंद का युद्ध। हुमायूं वापस अपना सूरी वंश प्राप्त कर लेता है, हुमायूं का फिर से राज्याभिषेक होता है। हुमायूं जब मर जाता है तो गद्दी पर बैठ जाता है अकबर। ठीक है, हुमायूं का पुत्र अकबर। अब अकबर से हरियाणा में 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, चारों के चारों पांचों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हरियाणा से इंपॉर्टेंट, अकबर से। ठीक है, तो अकबर का एक तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, आपको पता है पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं, पहला पढ़ चुके हैं। पानीपत का दूसरा युद्ध होता है 5 नवंबर 1556 को। ठीक है, 5 नवंबर
1556 को होता है पानीपत का दूसरा युद्ध, जो किसके बीच होता है? अकबर वर्सेस हेमू या हेमचंद्र विक्रमादित्य रेवाड़ी से रिलेटेड थे, तो अकबर वर्सेस हेमू के बीच होता है कौन सा भाई? पानीपत का दूसरा युद्ध होता है अकबर वर्सेस हेमू के बीच। ठीक है, जो भी आप कमेंट्स कर रहे हो मैं बिल्कुल लास्ट में एक बार चेक करके रिप्लाई कर दूंगी, क्योंकि यहाँ मेरा मकसद है बिना टाइम वेस्ट करे इस क्लास को रिकॉर्ड करना, और मैं रिकॉर्ड ही करने आई थी, लेकिन मेरे मन में आता है कि मैं रिकॉर्ड तो कर ही रही हूँ, मैं लाइव ही चला लेती हूँ। जो लाइव कनेक्ट होते हैं अच्छी बात है, नहीं कनेक्ट होंगे तो मेरी क्लास रिकॉर्ड हो तो रही है, तो इसलिए मैं जब भी अब हरियाणा की क्लास रिकॉर्ड करा करूंगी लाइव चला दूंगी। जो लाइव कनेक्ट होंगे बहुत अच्छी बात है, नहीं होंगे तो रिकॉर्ड हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो बीच में आपके कमेंट्स नहीं लूंगी बिल्कुल भी, ठीक है। तो यहां पर आपको याद रखना पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 में किसके बीच होता है भाई? अकबर वर्सेस हेमू के बीच होता है। अब यहां पर आप सबको ये कहानी पता होगी कि अकबर का जो नेतृत्व कर रहे थे, मतलब अकबर की तरफ से जो थे वो बैरम खां थे, क्योंकि अकबर की तो छोटी सी उम्र थी उस टाइम। तो बैरम खां जो है नेतृत्व कर रहे थे। हेमू की आंख में तीर लग जाता है और शोर मच जाता है, हेमू की आंख में तीर लग गया, तीर लग गया, तीर लग गया, और हेमू की आंख में तीर लगने से हेमू घायल हो जाता। अदरवाइज हेमू इस युद्ध को हारने वाला नहीं था। कहते हैं हेमू ने बहुत लड़ाइयां लड़ी है, कभी नहीं हेमू हारा करता, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है हेमू, तो हेमू को जो हारने में मरवाने में जो काम किया था ना, वो एक बंदे ने किया था जिसका नाम था शाह कुली खां। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है शाह कुली खां जो अकबर की आंख में तीर लग गया था, सॉरी हेमू की आंख में तीर लग गया था, तो हेमू की आंख में कहते हैं ना घर का भेदी लंका ढाए टाइप में, जो भी है शाह कुली खां ने क्या किया था भाई? स्पॉट करा था। अब जब शाह कुली खां ने स्पॉट किया था तो ऐसे में अकबर उससे बड़ा प्रसन्न हुआ, कहता है ना बड़ा प्रसन्न हूं, बोल तुझे क्या चाहिए। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा आपको कि अकबर ने शाह अली कुली खां को कहां की जागीर दी थी? तो हरियाणा की जो नारनौल की जगह थी, जो नारनौल की जागीर थी, वो अकबर ने किसको दे दी थी भाई? शाह कुली खां को। दिस इज क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, याद रखेंगे। कहां को दी थी भाई? शाह कुली खां को क्या कर दी थी? नारनौल की जागीर दी थी। किसने दी थी भाई? अकबर ने। और फिर शाह कुली खां ने क्या किया था? यहां पर जल महल बनाया था, और ये क्वेश्चन आपके हरियाणा के स्क्रीनिंग के एग्जाम में आ चुका है कि जल महल का निर्माण किसने करवाया था? तो ध्यान रखना नारनौल के अंदर है जल महल। तो जल महल वो वाला एक तो जयपुर उदयपुर वगैरह जाते हैं उधर भी है जल महल, ठीक है, ये वो नहीं है। नारनौल में भी है एक जल महल। तो नारनौल का जो जल महल किसने बनवाया? शाह अली कुली खां ने। ये क्वेश्चन आ चुका है पीजीटी स्क्रीनिंग के एग्जाम में, और शाह अली कुली खां कौन था मैंने आपको बता दिया। तो जल महल वाला क्वेश्चन आप याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपको पता है सूरदास जी, सूरदास जो कि कृष्ण भक्ति के महान कवि थे, जो कि बहुत अच्छे कवि थे कृष्ण भक्ति के, और कृष्ण भक्ति के महान कवि सूरदास जी, वैसे तो अकबर के समकालीन सूरदास और तुलसीदास दोनों थे, लेकिन तुलसीदास का हरियाणा जीके से रिलेट नहीं करते, दैट्स व्हाई वी स्किप द तुलसीदास। बट आपको पता है सूरदास हरियाणा के फरीदाबाद के सिही गांव से थे, ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सूरदास किसके कंटेम्प्रेरी थे, किसके समकालीन थे भाई? अकबर के समकालीन थे। आपको ध्यान रखना है ये अकबर के समकालीन थे कौन भाई? सूरदास, ठीक है। सिही गांव फरीदाबाद से क्या करते थे भाई? रिलेट करते थे, आपको ये चीज याद रखना है। फिर आपको पता है अकबर के नवरत्न होते थे। अकबर के नवरत्नों में एक होता था बीरबल, ठीक है। यूं तो बहुत सारे नवरत्न हैं, मैंने पढ़ा रखा है हिस्ट्री में, है ना, असली मसाले सच सच MDH, बात बात MDH, तो जिसमें मैंने आपको सारे नवरत्न याद करवाए थे। बट यहां पर आपको सिर्फ याद रखने हैं 2 नवरत्न जिनका हरियाणा जीके से क्वेश्चन बनेगा। एक तो बीरबल है, ठीक है। बीरबल का जो जन्म है वो यमुनानगर में माना जाता है। यमुनानगर का एक बुढ़िया गांव था, वहां पर क्या है? बीरबल का जन्म माना जाता है, ठीक है। जहां पर बुढ़िया का रंग महल भी है, जिसे बीरबल का रंग महल या बुढ़िया का रंग महल भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। बुढ़िया का रंग महल कहां पर स्थित है? तो बुढ़िया का जो रंग महल है वो आपको याद रखना है कहां पर है भाई? यमुनानगर में है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी याद रखेंगे, बुढ़िया का रंग महल यमुनानगर में है। और एक बीरबल का छत्ता क्वेश्चन आता है बहुत बार, बीरबल का छत्ता कहां पर है? बीरबल का छत्ता हरियाणा के नारनौल में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बीरबल का छत्ता हरियाणा के नारनौल के अंदर है, और बुढ़िया का रंग महल हरियाणा के यमुनानगर में है, जिसको मतलब बीरबल का महल भी कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। साथ में एक अकबर के नवरत्नों में एक टोडरमल था, ठीक है। तो टोडरमल ने क्या किया था? हरियाणा के अंदर एक टैक्स लगाया था, जो आपको ध्यान रखना है, दहशाला टैक्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हरियाणा में दहशाला टैक्स लगाने वाला कौन था? तो दहशाला टैक्स लगाने वाला हरियाणा में अकबर ऑप्शन में है तो अकबर करेंगे, टोडरमल ऑप्शन में है तो आप टोडरमल करेंगे, ठीक है। ओके, हिस्ट्री पार्ट 1 की पीडीएफ भी डाल दूंगी मैं टेलीग्राम पे, पार्ट 2 की भी सारी पीडीएफ, जो क्लास भी मैंने पीडीएफ से पढ़ाई है वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर डाल दी जाएंगी, ठीक है। हाँ, हरियाणा की योजनाओं की पीडीएफ ऑलरेडी मैंने डाल दी है। योजनाओं में कुछ करंट और अपडेट करूंगी, साथ में कुछ करंट अपॉइंटमेंट, सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दूंगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये वाला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई अकबर से। बाकी हरियाणा जीके में अकबर का कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, ज्यादा छोड़ देना अकबर का, ठीक है। हाँ,
फिर यहाँ पर एक विद्रोह होता है हरियाणा में, फिर यहाँ पर एक विद्रोह होता है हरियाणा में, जिस विद्रोह का नाम था सतनामी विद्रोह। ठीक है, जिस विद्रोह का नाम क्या था? सतनामी विद्रोह। ठीक है, तो सतनामी विद्रोह क्या क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम के लिए कि सतनामी विद्रोह हरियाणा में कहां हुआ था? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे सतनामी विद्रोह हरियाणा के नारनौल में हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, सतनामी विद्रोह हरियाणा के नारनौल में हुआ था। ठीक है, वीरभान के नेतृत्व में सतनामी विद्रोह हरियाणा के नारनौल में हुआ था 1543 में। ठीक है, ये एक एक जो मैं आपको क्वेश्चंस निकाल के दे रही हूं ना, सारे पीवाईक्यूज दे रही हूं, सारे पीवाईक्यूज और एक्सपेक्टेड पॉइंट से कंटेंट मैंने बनाया है, तो आपको सारे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है कर लेंगे। ठीक है, हाँ। अक्षित बुरा, देखो मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी, सभी टीचर्स अपने आप में बेस्ट करवाते हैं, लेकिन कसम से बता रही हूं मैं, आपको पता है हिस्ट्री मेरा तब से सब्जेक्ट है, आज से जब कोई भी टीचर नहीं पढ़ा रहे थे यूट्यूब पर हरियाणा जी के। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी, जैसे एक बच्चे ने कहा मैम सोनू सर वाली क्लास के पॉइंट बता रहे हो, देखो जो हिस्ट्री होती है वो कहीं नहीं बदलेगी, और सीरियसली स्पीकिंग में झूठ नहीं बोल रही, मैंने सोनू सर की क्लास आज तक देखी भी नहीं है पूरी। ठीक है, और आज से 3 साल पहले की क्लास उठा के देख लेना हरियाणा जीके की, हरियाणा हिस्ट्री एक क्लास में पूरी करवा रखी है, तब भी मैंने ये सारे पॉइंट्स बता रखे हैं, तब तो सर की मैराथन भी नहीं हुई थी। ठीक है, मतलब मैं एक सिंपल सी बात ये कहना चाहूंगी, देखो जो कंटेंट होता है ना, जो कॉन्सेप्ट होता है, अब इतिहास को हम बदल नहीं सकते, हरियाणा के इतिहास के यही पॉइंट्स होंगे, जो भी टीचर्स पढ़ाएंगे सेम पॉइंट्स पढ़ाएंगे। आई रेस्पेक्ट द टीचर्स, आई रेस्पेक्ट ऑल द टीचर्स, बट आप लोगों को शायद मेरा नेचर पता है कि मैं यूट्यूब पे क्लास देखना प्रेफर नहीं करती हूँ, बहुत कम। मेरी कभी भी देख लेना, मेरा बेड किताबों से भरा होता है, और मैंने आपको बताया था, मैंने आपको हरियाणा हिस्ट्री पढ़ाने से पहले, हरियाणा इतिहास पढ़ाने से पहले, हरियाणा जीके पढ़ाने से पहले 6 हरियाणा की किताबें खुद के पैसे लगा के ऑर्डर करी हैं। ठीक है, फिर जाके मैं हरियाणा का कंटेंट बनाती हूँ, तो मेरी एक ऑलवेज आदत होती है कि आई ऑलवेज ट्राई टू मेक माई ओन कंटेंट। और ये क्लास जो मैं आज पढ़ा रही हूँ ना, मैंने अपनी खुद की क्लास को दोबारा देखा, ये क्लास मैंने 3 साल पहले ऑलरेडी यूट्यूब खोल के देख लेना, हरियाणा हिस्ट्री बाय निशा मैम, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो कई बच्चे कमेंट करते हैं, इसलिए मैं रिप्लाई कर देती हूँ इस चीज का। देखो सभी टीचर्स का पता क्या होता है, कंटेंट का जो मेन पॉइंट होता है ना, वो कभी नहीं बदल सकता। अब मैं जीन प्याजे पढ़ा रही हूं, तो मैं भी वही जीन प्याजे पढ़ाऊंगी, यूट्यूब पे 10 टीचर पढ़ा रहे हैं, तो 10 टीचर भी वही जीन प्याजे पढ़ाएंगे। ठीक है, तो हरियाणा हिस्ट्री मैं पढ़ा रही हूं, मैं भी सेम पढ़ाऊंगी, प्रदीप सर भी वही पढ़ाएंगे, सोनू सर भी वही पढ़ाएंगे, जितने भी मतलब टीचर्स हैं हरियाणा जीके के, हरियाणा हिस्ट्री सब वही पढ़ाएंगे। ठीक है ना, तो कोई किसी का कंटेंट चोरी नहीं करता, सभी टीचर्स अपनी मेहनत करते हैं, अपना कंटेंट बनाते हैं। ठीक है, एंड आई ऑलवेज बिलीव ऑन द बुक्स एंड माई ओन कंटेंट। और यदि आपको ये है तो आप 3 साल पुरानी मेरी क्लास खोल के देख लेना यूट्यूब पे, शायद सबसे पहले हरियाणा हिस्ट्री पूरी 3 घंटे की क्लास मैं नहीं पढ़ाई थी, अपने एस्टेट वाले बच्चों को पढ़ाई थी, बाद में वो एक एक टुकड़े में मैंने यूट्यूब पर डाल रखी है, क्योंकि आपको पता है इतिहास मेरा सब्जेक्ट है। ठीक है, हिस्ट्री पढ़ाती हूँ ना मैं हिस्ट्री में, तो इसलिए। लेकिन ये है कि पॉइंट्स नहीं बदलेंगे भाई, और मेरी हरियाणा हिस्ट्री क्लास नंबर 2 खोल के देखना, 3 साल पहले पढ़ाई हुई क्लास है, तब यूट्यूब पर किसी की क्लास नहीं थी, उसमें भी मैंने सेम यही चीजें पढ़ा रखी हैं। ठीक है, तो कई बच्चे ऐसे कमेंट कर देते हैं, तो मुझे लगा चलो ये भी बात मैं क्लियर कर देती हूँ भाई, कोई ऐसे डाउट में ना रहे। सभी टीचर्स अपनी मेहनत करते हैं, और सभी टीचर्स कहीं ना कहीं से गाइडेंस लेते हैं, बट मैं ऑथेंटिकली बता देती हूँ, मेरी गाइडेंस का सोर्स है किताबें। ठीक है, मैं जो अपना कंटेंट बनाती हूँ किताबों से बनाती हूँ, एक किताब नहीं। मेरे सामने आप मेरी कभी फोटोज देख लेना, रैंडम जो क्लिक होती हैं, मेरे बेड पे किताबें बिखरी होती हैं, सामने मेरी कॉपी लिखी होती है। आज भी मैंने एक दिन में फोटो डाली थी, इंग्लिश की क्लास बना रही थी, और 10 किताबों में से मेन पॉइंट उठाती हूँ, फिर मैं प्रीवियस क्वेश्चंस ढूंढती हूँ, फिर प्रीवियस क्वेश्चन वहां पर डालती हूँ, फिर जाके मैं वो क्लास आपके आगे लेके आती हूँ। ठीक है, और हिस्ट्री तो मेरा सब्जेक्ट है, इस क्लास को तो मैं इतना पढ़ा दूं जिसकी कोई हद नहीं, बट मुझे इतना ही पढ़ाना है जितना आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो भाई मैं बता दूं, किसी का कॉपी पेस्ट नहीं है, इट्स माय ओन कंटेंट, मेरा कंटेंट है ये। हाँ, से 3 साल पहले मैं इसको पढ़ा चुकी हूँ एस्टेट के बैच में। ठीक है, तो नारनौल में सतनामी पंथ की स्थापना आपको ध्यान रखना है, यहां से एक क्वेश्चन बनेगा, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। फिर हरियाणा में आपको पता है औरंगजेब से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, हरियाणा और कॉन्सेप्ट है ना हमेशा सेम रहता है। मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, कोई भी टीचर, आप किसी भी टीचर को, जैसे कुछ बच्चे कहते हैं साइकोलॉजी एक लड़की पढ़ा रही है मैडम वो आपकी कॉपी कर रही है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं वो आपकी कॉपी करता है साइकोलॉजी, सभी साइकोलॉजी में मैडम आपकी कॉपी करते हैं, लेकिन मैं बताऊं कोई किसी की नहीं करता। गाइडेंस तो हर कोई कहीं से लेता है ना, जो कॉन्सेप्ट होता है ना वो सबका सेम होता है, बस उसको डिलीवर करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। ठीक है भाई, चलो। फिर हरियाणा में जो क्वेश्चन आ जाता है वो क्वेश्चन कैसे आ जाता है, 1672 में, ठीक है, औरंगजेब का आपको पता,
अकबर सेकंड, अकबर सेकंड है, ध्यान रखना, वो अकबर वन नहीं है, ये अकबर सेकंड है, ठीक है। तो 1672 में औरंगजेब का पुत्र होता है अकबर सेकंड, जिसने सतनामियों के आक्रमण का क्या किया था भाई, सामना किया था। तो क्वेश्चन आ जाएगा आपको, क्या क्वेश्चन बनेगा कि सतनामियों के आक्रमण का कारण, सतनामियों के आक्रमण का सामना। और मेरे यहाँ कोई भी टीचर्स पढ़ाते हैं ना, मतलब कोई भी टीचर्स पढ़ाते हैं, मैं उनकी क्लास को सिर्फ ओपनिंग में देखती हूँ और एंडिंग में देखती हूँ कि कितने बच्चे शुरू में जुड़े थे और कितने बच्चे एंड में देखते हैं। कभी भी मैंने आज तक मेरे चैनल की कोई क्लास नहीं देखी है पूरी, क्योंकि अपनी वीडियोस खुद देखना एलिजिबल ही नहीं होता। 1672 में, ठीक है, औरंगजेब के पुत्र अकबर सेकंड ने क्या किया था भाई, सतनामियों पर क्या किया था भाई, अटैक किया था। तो आपको क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि सतनामियों के आक्रमण का सामना किस मुगल के काल में हुआ था, तो औरंगजेब, यहां पर आपको ध्यान रखना है औरंगजेब, ठीक है। फिर जाट विद्रोह होता है हरियाणा में, इंपॉर्टेंट नहीं है, जाट विद्रोह औरंगजेब के काल में हुआ था, ध्यान रखना। हरियाणा का कोई खास क्वेश्चन यहाँ से जाट विद्रोह से नहीं है, राजा राम और उसके भतीजे चूड़ामन ने इसको क्या किया था भाई, लीड किया था, ठीक है। जाट साम्राज्य की हरियाणा में स्थापना हुई थी। फिर आपको पता होगा, फिर सिख गुरु आ जाते हैं। अब सिख गुरुओं से रिलेटेड क्वेश्चन भी हरियाणा में ज्यादा नहीं बनते हैं, जो सिख गुरुओं से बनते हैं तो वो क्वेश्चन भी हरियाणा में ज्यादा नहीं बनते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, गुरु गोविंद सिंह जी होते हैं, आपको पता है ना, सिखों के अंतिम गुरु, सिखों के 10वें गुरु होते हैं गुरु गोविंद सिंह जी। और गुरु गोविंद सिंह के बाद जो मतलब इन चीजों को अपनाता है, सिख परंपराओं को, तो उसका नाम होता है बंदा बैरागी, ठीक है। तो उसका नाम क्या होता है भाई, बंदा बैरागी, उसका क्या होता है भाई, नाम होता है क्या, बंदा बैरागी। तो गुरु गोविंद सिंह ने सिखों की क्या किया था भाई, आपको यहां से याद रखना है कि सिखों की सेना का नेतृत्व गुरु गोविंद सिंह के बाद किसने किया था भाई, बंदा बैरागी ने। लेकिन बंदा बैरागी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसने एक बार अपना रहने का, कहते हैं ना, अपना एक स्थान बनाया था सोनीपत। तो दिस इज द क्वेश्चन कि बंदा बैरागी हरियाणा में कहां से रिलेट करता है, तो आपको ध्यान रखना है बंदा बैरागी हरियाणा के सोनीपत से रिलेट करता है, ठीक है। बंदा बैरागी हरियाणा में कहां से रिलेट करता है, सोनीपत से रिलेट करता है। तो बस ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि सोनीपत के पास एक सिहरी खांडा गांव था, जहां पर इसने अपना क्या बनाया था, एक मुख्यालय सा टाइप में बनाया था। तो ये क्वेश्चन है जो हरियाणा से रिलेट आपको बंदा बैरागी का देखने को मिलेगा। फिर आपको जो मेडिवल हिस्ट्री का पॉइंट है, जो आपका मध्यकालीन इतिहास है, वो जाकर यहां पर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। जो मध्यकालीन इतिहास होता है वो क्या हो जाता है भाई, जाकर यहां पर खत्म हो जाता है। जो आपका मेडिवल हिस्ट्री है वो बेसिकली खत्म हो जाता है। फिर मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होती है। तो मॉडर्न हिस्ट्री जब शुरू होती है, आपको पता है जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में, तो औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही आपका मध्यकालीन इतिहास खत्म हो जाता है और हम शुरू कर लेते हैं कौन सा भाई, मॉडर्न हिस्ट्री। और जब मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं तो पोस्ट मुगल्स से शुरू होता है, उत्तर मुगलकालीन बादशाहों से शुरू होता है क्या अपना मॉडर्न हिस्ट्री। किससे शुरू होता है, उत्तर मुगलकालीन बादशाहों से शुरू होता है क्या अपना मॉडर्न हिस्ट्री, आपको ध्यान रखना है। तो उत्तर मुगलकालीन बादशाह तो मैंने तुम्हें हिस्ट्री में बहुत अच्छे से याद करा के, बज एफएम आह से एक बार बज जा है, बहुत सारे उत्तर मुगलकालीन बादशाह हैं, ठीक है। बहादुर शाह जफर है, जहांगीर शाह मतलब जहांदार शाह है, फरुख सियर है। लेकिन आपने क्या याद रखना है, आपने मॉडर्न हिस्ट्री से याद रखना है वो उत्तर मुगलकालीन बादशाह जो हरियाणा से रिलेट करता है, जिसका हरियाणा से क्वेश्चन बनता है। तो आपको चौथा जो मुगलकालीन बादशाह था, जिसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला, जिसने जजिया कर को कंप्लीटली खत्म किया था भारत से, ध्यान रखेंगे मोहम्मद शाह रंगीला ने। तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय में ना नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, ठीक है। मोहम्मद शाह रंगीला के समय क्या हुआ था, नादिर शाह का आक्रमण हुआ था भारत में। नादिर शाह को सभी जानते होंगे, ईरान का नेपोलियन कहते हैं। जैसे भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त था, उसी तरीके से ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता। कहते हैं नादिर शाह कोई युद्ध नहीं जीता था। तो नादिर शाह भारत में लूटपाट करने, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं सोच के आया था, थोड़ा बहुत लूटने आया था, ठीक है। तो ये जिस जगह पे लड़ता है ना, दिस इज द क्वेश्चन फॉर योर पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो करनाल का प्रथम युद्ध, आपको ध्यान रखना है, ये जिस जगह पे लड़ रहा था ना, वो जगह करनाल थी। वहां महल बने हुए थे छोटी छोटी ईंटों से, खूब सारे किले बने हुए थे छोटी छोटी ईंटों से, खूब सारे। तो वहां पर इनका क्या होता है, युद्ध होता है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन क्या याद रखेगा, औरंगजेब का बेटा अकबर नहीं था, ये अकबर सेकंड है। पूरी हिस्ट्री अब तुम क्या करोगे पढ़ के, आप कंफ्यूज मत हो, ये अकबर द्वितीय था भाई, ये शहजादा अकबर द्वितीय था। आपको पता है यहां पर आपका बाबर है, हुमायूं है, बादशाह, ठीक है। बाबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ठीक है। बादशाह बाज नहीं आता, ऐसे करके आप याद कर सकते हो, बाबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। फिर इनके जो वो वाला था ना उत्तर मुगलकालीन, बज, एफएम, आहा, अलास, एक बार बज, ये थे। तो ये अकबर द्वितीय था, ठीक है ना, ये वो वाला अकबर नहीं है जो आप सोच रहे हो,
ठीक है। यहाँ बहादुर शाह था, फिर जहांदार शाह था, फरुख सियर था, मोहम्मद शाह रंगीला था, अहमद शाह था, आलमगीर था, अकबर द्वितीय था, और ये आपका बहादुर शाह जफर सेकंड था। तो ये बहुत सारे हैं, ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है। वो दूसरा है, वो वाला नहीं है जो आप पहला समझ रहे हो। अरे अकबर कहाँ रह गया, बाबर, हुमायूं, अकबर, ठीक है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और ये आपका औरंगजेब। ये मुगल बादशाहों की सीक्वेंस है। मान लो तुमसे कभी पूछ ही ले तो ऐसे याद कर लेंगे। अब बादशाह बोलते हैं ना, मुगल राजाओं को हम क्या बोलते हैं, बादशाह बोलते हैं, और बादशाह बाज नहीं आते अपनी हरकतों से, तो यहां पर जे लगा लो। तो ऐसे आपको कभी भी मुगल राजा नहीं भूलोगे सीक्वेंस में, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, ठीक है। और ऐसे ही ये उत्तर मुगल कालीन कभी नहीं भूलोगे। लेकिन अब तो कह रहे हैं भाई सिलेबस में मुगल ही काट रहेंगे, है ना, और जबकि मेरा हिस्ट्री में पढ़ाने का सबसे फेवरेट होता था मुगल। मुझे दुख हो रहा है सिलेबस से काटने का। पता है बात ये नहीं है कि मुगल है, इस्लाम है, बात ये है कि जिन्होंने मुझसे हिस्ट्री पढ़ी उनको पता है कि जब हम मुगल काल पढ़ते तो क्या अंदाज होता था, क्या मजा आता था, है ना। चलो, तो यहां पर आपको याद रखना है, ये जो मोहम्मद शाह रंगीला होता है ना, बस इसका जो युद्ध होता है वो 1739 में कहां होता है भाई, करनाल में होता है। तो दिस इज क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। करनाल का भी युद्ध कब हुआ, 1739 में हुआ। किस किस के बीच हुआ, नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच हुआ। अब आपको ये स्टोरी पता ही होगी, नादिर शाह तो आराम से आया था, लेकिन जो मोहम्मद शाह का एक बंदा था वो कहता भाई तू यहां से क्यों वापस जा रहा, असली खजाना तो दिल्ली में है। ये तो करनाल से लड़के उल्टा जा रहा था कि भाई करनाल की लड़ाई होगी, मैं तो जा रहा हूं। लेकिन सब कहते अरे पागल, तू यहां से क्या जा रहा है, खजाना तो असली दिल्ली में है। फिर ये जाता दिल्ली में, आपको पता शाहजहां ने बेचारे ने मयूर सिंहासन बनाया था बादल खां ने, और उस मयूर सिंहासन में कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था। अब भाई ये कोहिनूर हीरा चाहता था, कोहिनूर हीरा तो मिला नहीं, मयूर सिंहासन को उठा के ले गया था, ठीक है। तो नादिर शाह मयूर सिंहासन को भारत से उठा के ले गया था, इसकी बहुत बड़ी कहानी है। फिर कोहिनूर हीरा चला जाता है भाई आपके अफगानों के पास। फिर जो राजा रंजीत सिंह का बंदा होता है, एक शाह सुज्जा नाम का इंसान, उसको शरण देके राजा रंजीत सिंह कोहिनूर हीरे को दोबारा प्राप्त कर देते हैं। फिर कोहिनूर हीरा दोबारा आ जाता है। फिर राजा रंजीत सिंह के जो फॉलोवर्स होते हैं वो इतने इफेक्टिव नहीं होते, दलीप सिंह, रानी रणदीप कौर। फिर वो कोहिनूर हीरा आपको पता अंग्रेजों के हाथ में आ जाता है। अंग्रेजों की उस टाइम रानी थी महारानी विक्टोरिया, और फिर अंग्रेजों ने इस कोहिनूर हीरा को महारानी विक्टोरिया के क्राउन में जड़वा दिया। फिर महारानी विक्टोरिया मर जाती है, उसका क्राउन आज तक लंदन के म्यूजियम में छपा हुआ है। जो कोहिनूर हीरा भारत का था, जो हमें यहाँ पर आपका अलाउद्दीन खिलजी के समय में जब वो गुजरात अभियान पे जाता तब जाके वो कोहिनूर हीरा तब मिलता है रुद्रदेव प्रताप राजा को सबसे पहले तेलंगाना की खानों से। तो इस कोहिनूर हीरा आखिर में जाके लंदन के म्यूजियम में है, आज तक हमें नहीं मिला है। बट कहते हैं कोहिनूर हीरा जिसके पास आया वो बर्बाद ही हुआ है, इसलिए ज्यादा कहानी भारत ने कि कोहिनूर हीरा वापस दो, ठीक है। फिर भाई जब राजा होता है आलमगीरपुर, आपको ध्यान रखना है, जब राजा होता है आलमगीरपुर, तो आलमगीर जब राजा होता है ना, तो उस टाइम क्या होता है, मराठाओं का इफेक्ट भारत में हो जाता है। आपको ध्यान रखना है, आलमगीरपुर जब राजा होता है, मतलब आलमगीरपुर जब राजा होता है, तो उस टाइम मराठा जो है क्या आ जाते हैं, भारत में आ जाते हैं। तो ध्यान रखना उस टाइम मराठास की एंट्री हो जाती है हरियाणा में, ठीक है। भारत के साथ मतलब भारत में ही थे, आपको पता है महाराष्ट्र से मराठास आ रहे थे और वो हरियाणा में भी एंटर कर जाते हैं। मराठा बड़े शक्तिशाली थे, जो भी मराठाओं को देखता कहता लो हुक्म मेरे आका, आत्मसमर्पण करते जा रहे थे मराठाओं से, ठीक है। जाट थे, राजपूत थे, अहीर थे, सबने मराठाओं के आगे क्या कर दिया था भाई, आत्मसमर्पण कर दिया था। और बस आपको क्वेश्चन क्या ध्यान रख रहा है कि जो मराठास हैं वो हरियाणा में एंट्री कब करते हैं, हरियाणा पढ़ रहे ना, तो मराठाओं की जो हरियाणा में एंट्री होती है वो 18वीं सदी के आसपास होती है हरियाणा में एंट्री। यहां पर आपको क्या क्वेश्चन याद रखना है, जब आलमगीरपुर था तो आलमगीरपुर डर गया मराठाओं से कि भाई इतने शक्तिशाली आ रहे हैं सेना को काटते पीटते, तो इसने कुरुक्षेत्र उनको दे दिया। तो दिस इज द क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि कुरुक्षेत्र आलमगीर ने मराठाओं को हरियाणा का कौन सा जिला दिया था, तो आपको ध्यान रखना कुरुक्षेत्र दिया था 1754 में। मराठाओं को किसने दिया था भाई, आलमगीर ने दिया था। तो ये चीज आपको क्या ध्यान रखना है, ठीक है। तो हरियाणाओं के मराठाओं के अंदर तो आपको ये चीज याद रखना है। फिर यहां से क्वेश्चन आया था आपको हरियाणा स्क्रीनिंग के अंदर कि मराठाओं के अंडर में पूरे हरियाणा पर मराठाओं का कब्जा कब हो गया था। तो पूरे हरियाणा पर जो मराठाओं का कब्जा हो गया था वो 1756-57 के आसपास जो पूरा हरियाणा है वो मराठाओं के अंडर आ गया था। तो आपको ध्यान रखना है पूरा हरियाणा मराठाओं के अंदर आ गया था। तो यस धर्म रेखा बिल्कुल। तो पूरे हरियाणा पर मराठाओं का अधिकार कब हो गया था भाई, 1756 और 1757 में पूरे हरियाणा पर क्या हो गया था, मराठाओं का अधिकार हो गया था। आपको यहां पर ध्यान रखना है। फिर आपको पता है बैटल होती है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत का पहला युद्ध बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी, पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर वर्सेस हेमू, और पानीपत का तीसरा युद्ध होता है मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। तो मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत का क्या होता है भाई, तीसरा युद्ध होता है, जो कि 14 जनवरी 1761 में होता है, ठीक है। 14 जनवरी 1761 में होता है पानीपत का
तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठाओं के बीच। और ये होता है हरियाणा में, जब हम गोहाना मोड़ के आसपास जाते हैं तो वहां पर काला अम्ब है। कभी मैं जाऊंगी तो मैं पानीपत की सारी चीजें विजिट करवाऊंगी, पर अब वहां कुछ लगता नहीं। शुरू शुरू में तो एक्साइटेड थी मैं, सारी चीजें देख के आई थी। ये जैसे ही पानीपत आई शादी हो गए तो मैंने कहा पानीपत की तीनों लड़ाइयों की सारी चीज दिखाओ मुझे पर ऐसा कुछ ही नहीं है, मतलब इतना कुछ हिस्टोरिकल नहीं है। एक बस पूरा बड़ा बड़ा ऐसे वो है, बस ग्राउंड सा, और कुछ नहीं है। वहां पर एक कुआं सा है, बीच में उसको ढक रखा है, एक छोटा सा म्यूजियम सा बना रखा, कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो काला अम्ब एक जगह है, मतलब वहां पर क्या हुआ था भाई, ये युद्ध हुआ था। और पहला जो युद्ध हुआ था वो सलारगंज गेट के आसपास हुआ था। पानीपत में सलारगंज गेट है, तो पहला युद्ध वहां के आसपास हुआ था और दूसरा युद्ध आपका यहाँ हुआ था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, काला अम्ब के आसपास। और मराठाओं का जो था सदाशिव भाव, आपको ध्यान रखना है, सदाशिव भाव और विश्वास राव मराठाओं की तरफ लड़ रहे थे। और सदाशिव भाव वो पर्सन था जिसने युद्ध में महिलाओं को लेकर जाना शुरू किया था, ठीक है। पहले युद्ध में महिलाएं नहीं जाती थी, इसने कहा यार महिलाएं भी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग, ताकत मिलती है, शक्ति का रूप होती है महिलाएं हैं, तो ऐसे करके आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर आपको याद रखना है। यहां से एक क्वेश्चन है जो आपको हरियाणा के लिए याद रखना है। थानेश्वर में एक शिव महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था, वो सदाशिव भाव ने करवाया था। सदाशिव भाव ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, याद रखना, थानेश्वर में। एक क्वेश्चन आपको क्या याद रखना है, पानीपत का तीसरा जब युद्ध हो जाता है तो उसके बाद देवी तालाब का शिव मंदिर बनवाया जाता है। आपको ध्यान रखना है, पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद देवी तालाब का शिव मंदिर बनवाया जाता है। देवी तालाब का शिव मंदिर, इसका नाम मुझे नहीं पता देवी तालाब का शिव मंदिर क्यों रखा गया, लेकिन ये देवी मंदिर है, ठीक है। वर्तमान में ये पानीपत में देवी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, जो मेरे पुराने घर के बिल्कुल पीछे था। मेरा पुराना घर बहुत ही हिस्टोरिकल है, एक तरफ तो देवी मंदिर का छोटा गेट आता था और एक तरफ इब्राहिम लोदी का पार्क आता था, और उसके बीच में ही मेरा घर था, पुराने वाला था। क्या अब भी है अचीवर्स अकेडमी, बट हम शिफ्ट हो चुके हैं, बट जनरल बता रही हूँ, पूरा हिस्टोरिकल प्लेसेस के बीच में ही था। तो देवी तालाब का शिव मंदिर, क्योंकि इसके बीच यूं है ना, बहुत बड़ा सा एक ग्राउंड है, तालाब सा होता था। तो मेरे हस्बैंड बताते जब हम छोटे थे तो इसमें बहुत सारा पानी भरा रहता था इस तालाब में, ठीक है। इसके चारों ओर स्टेयर्स बनी हुई है और यहाँ पर देवी मंदिर है। मैंने तुम्हें दिखाया भी है दशहरे वाली वीडियो में, है ना, दशहरे पे लाइव किया था, उसमें दिखाया था मैंने तुम्हें, है ना। जब मैं दशहरे पे देवी मंदिर गई रावण देखने, तो मैंने तुम्हें सारा दिखाया था, ग्राउंड और ये देवी मंदिर। तो ये देवी मंदिर के नाम से अब बहुत ज्यादा फेमस है, बट आपको याद रखना रघुनाथ मंडल ने, रघुनाथ मंगल, ठीक है, तो रघुनाथ मंगल ने इसकी क्या की थी भाई, स्थापना की थी। तो आपको यहाँ पर याद रखना है देवी तालाब का शिव मंदिर किसने बनवाया, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। हाँ, फिर अब्दाली ने हरियाणा का क्षेत्र जो जीता था थोड़ा बहुत, अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठाओं, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है अब्दाली के पास थोड़ा बहुत क्षेत्र था, वो जैन खां को देकर चला गया था, खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ठीक है। फिर यहां से एक अगला क्वेश्चन बनेगा, फिर आपको पता सिख साम्राज्य आ जाता है, राजा रंजीत सिंह वाला। सिख साम्राज्य जो राजा रंजीत सिंह वाला आ जाता है, सिख साम्राज्य का हेमू जो है रेवाड़ी का था। हेमू को विक्रमादित्य कहते थे, अंतिम हिंदू शासक था जो दिल्ली गद्दी पर बैठा था। देखो, करनाल में मराठाओं का विद्रोह होता, आपको ध्यान रखना है, करनाल में मराठाओं का, सिखों का विद्रोह होता, सॉरी, सिख में राजा रंजीत सिंह वगैरह हैं। सिख शक्ति का हरियाणा में कोई ज्यादा प्रभाव नहीं रहा है, बिल्कुल भी प्रभाव नहीं रहा है। बस एक ही क्वेश्चन याद रखना है कि सिखों का एक बार विद्रोह हुआ था हरियाणा के करनाल में, दैट्स इट। बाकी सिखों का कोई खास हरियाणा में नहीं रहा था। फिर एक आयरलैंड का बंदा आता है बिजनेस करने के लिए, ठीक है, मद्रास वगैरह में आता है व्यापार वगैरह करने के लिए, और ये हरियाणा में भी आ जाता है। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा आपको, जॉर्ज थॉमस का किला हरियाणा में कहां है, तो हरियाणा के हांसी को इसने राजधानी बनाया, वहां पर टकसालें लगवाई और किला बनाया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपसे, जॉर्ज थॉमस एक आयरलैंड का पर्सन था जो भारत में आया था मद्रास वगैरह में व्यापार करने के लिए, हरियाणा में भी आ गया घूमता फिरता। बस आपको याद रखना है जॉर्ज थॉमस का किला हरियाणा में कहां है, तो जॉर्ज थॉमस का किला हरियाणा में हांसी में है। दिस इज द क्वेश्चन, दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। फिर आपको पता भाई हरियाणा में कुछ मराठाओं का अधिकार होता है, दूसरी तरफ अंग्रेज वगैरह आ जाते हैं। तो अंग्रेज क्या करते हैं, मराठाओं के साथ एक संधि करते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 3-4 बार आ चुका है, स्टार लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपको पता अंग्रेज धीरे धीरे अपना आधिपत्य जमा लेते हैं, भारत में थोड़ा बहुत मराठाओं का अधिकार होता है हरियाणा में। तो यहां से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना। 1803 में एक संधि होती है जिसका नाम है सुरजी अंजनगांव की संधि, ठीक है, जो मराठाओं वर्सेस अंग्रेजों के बीच हुई थी, ठीक है, मराठा वर्सेस अंग्रेजों के बीच हुई थी, आपको ध्यान रखना है। मराठा वर्सेस अंग्रेजों के बीच हुई थी, दौलत राव सिंधिया मराठाओं की तरफ से था, और ये संधि हुई। इसके बाद धीरे धीरे हरियाणा अंग्रेजों के अंडर आता चला गया। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1809-10 में पूरा हरियाणा अंग्रेजों के कब्जे में था। तो ध्यान रखेंगे, पूरा हरियाणा अंग्रेजों के कब्जे में कब आ जाता है भाई, 1809-10 में पूरा हरियाणा अंग्रेजों के कब्जे में आ जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्लियर। फिर होती है, आपको पता है भाई
1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति वैसे बहुत बड़ी चीज है, डिटेल में यदि हम पढ़े तो 2 क्लास में पढ़ाती हूँ मैं इतिहास में 1857 की क्रांति, बट यहाँ पर आपको ये सब तो पता ही होगा 1857 की क्रांति क्यों हुई, क्योंकि इसके कुछ पॉलिटिक्स रीजन थे। लैप्स की नीति थी लॉर्ड डलहौजी की, है ना, जिसके भी संतान नहीं होती उन राज्यों को अपने अंडर कर रहा था। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि थी, सोशल रीजंस भी रहे थे, जबरदस्ती वो क्रिश्चियन बनाए जा रहे थे, बहुत सारे रीजंस रहे थे। लेकिन आपको पता मेन रीजन रहा था चर्बी वाले कारतूस, है ना, जो राइफल्स दी गई थी चर्बी वाले, उस पे मतलब चर्बी लगी हुई थी, है ना, गाय के मांस की, तो कहते हैं उसको मुंह से खोल के फेंकना पड़ता था। तो मंगल सिंह ने इसका विद्रोह किया था, और मंगल सिंह ने विद्रोह किया तो उसने एक अंग्रेज अधिकारी को मार दिया। अंग्रेज अधिकारी को जब मंगल सिंह ने मारा तो मंगल सिंह को फांसी दे दी। तो 23वीं इन्फेंट्री के सैनिक टुकड़ी मतलब हो चुकी, भाई हम तो विद्रोह करेंगे, और विद्रोह शुरू हो जाता है। और बहादुर शाह जफर को इस विद्रोह का नेता घोषित कर देते हैं, और सेना की टुकड़ी मेरठ से पैदल चलकर दिल्ली पहुंचती है और लाल किले पर बिगुल बजा देती है 1857 की क्रांति का। बट वो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, सो हम उनको डिस्कस करने लगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा अपना, जो हमारा अभी काम नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आपको याद रखना है, आपको क्या क्वेश्चन है जो यहां पर याद रखना है, हरियाणा में जो 1857 की क्रांति का क्या इफेक्ट रहा हरियाणा में कौन बंदा इन्वॉल्व हुआ, हरियाणा में क्रांति कैसे बजी। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है। तो हरियाणा में जो क्रांति है, सबसे पहला क्वेश्चन आएगा 1857 की क्रांति हरियाणा में कहां से शुरू हुई है, तो अंबाला से शुरू हुई है। ठीक है, श्याम सिंह था अंग्रेजों का चमचा, जो अंग्रेजों को सारी सूचनाएं देता था, तो श्याम सिंह ने सूचनाएं दी थी क्रांति की, अंग्रेजों को सारी बातें बताता रहता था, आपको ध्यान रखना है। तो 1843 में अंबाला कैंट भी बना था, आपको पता उस टाइम अंबाला को फिर अंबाला कैंट बोलने लगे थे, क्योंकि सेना की बहुत सारी टुकड़ी वहां रहने लगी थी, तो अंबाला कैंट हो गया था। अब आपको जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, क्वेश्चन आएगा कि 1857 की क्रांति में हरियाणा के किस किस जगह से कौन कौन उसका नेतृत्व कर रहा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है। तो सबसे पहले है वल्लभगढ़ का शेर। तो वल्लभगढ़ का शेर किसको कहा जाता है, राजा नाहर सिंह। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, राजा नाहर सिंह कहां से क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे, वल्लभगढ़ से कर रहे थे। ठीक है, राजा नाहर सिंह कहां से क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे, वल्लभगढ़ से कर रहे थे, आपको ध्यान रखना है। झज्जर से कौन था, अब्दुल रहमान, आपको ध्यान रखना है। और पटौदी से था अकबर अली, आपको यहां पर ध्यान रखना है। हाँ, ठीक है, पानीपत से थे इमाम अली कलंदर, पानीपत से कौन थे, इमाम अली कलंदर, कलंदर पीर भी है पानीपत में भाई। हिसार से थे मोहम्मद आजम, ठीक है, हिसार से थे मोहम्मद आजम। रोहतक से थे विरासत अली, पढ़ ले भाई अनिल, क्या ही रखा इन बातों में। ठीक है, हिसार से थे, टीचर सुंदर लग रहा है नहीं लग रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, टीचर का कंटेंट सुंदर होना चाहिए, है ना, बाल खुले बाल बांधना, ये तो फालतू की टाइम पास बातें, इन बातों में कुछ नहीं रखा। अचीवर एकेडमी के स्टूडेंट अलग कैटेगरी के हैं, वो ये बातें नहीं किया करते, बस उनको तो ये मतलब होता है हमारी मैडम आई और हमें बहुत अच्छा पढ़ा के जाएगी, डेट्स इट, वही मेरा मकसद होता है। मैं तो शक्ल भी नहीं देख के आती रात की क्लास से पहले, तो पढ़ ले चुपचाप अब। ठीक है, तो रोहतक में है विरासत अली, आपको ध्यान रखना, रोहतक से कौन था, विरासत अली। हांसी से लाला हुकमचंद, ठीक है, हांसी से लाला हुकमचंद, मुनीर बेगम। बहादुरगढ़ से बहादुर जंग, ठीक है, बहादुरगढ़ से बहादुर जंग। और जो रेवाड़ी से थे वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, राव तुलाराम को शहीद का दर्जा दिया गया था उस टाइम पे। आपको पता वैसे तो शहीदी दिवस 23 मार्च को होता है, जो अपना होता है, लेकिन हरियाणा का शहीदी दिवस आपसे पूछा जाए तो 23 सितंबर को होता है। राव तुलाराम की मृत्यु हुई थी ना उस दिन, इसलिए हरियाणा का शहीदी दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। राव तुलाराम रेवाड़ी से रिलेटेड थे और अफगानिस्तान भी गए थे ये क्रांति के दौरान, ध्यान रखना है ये भी पॉइंट। ठीक है, तो ये क्रांति से कहां से कितने नेतृत्व किया था ये आपको जो है याद रखना है। ठीक है, रानिया से नूर मोहम्मद ने, नसीबपुर से गोपाल सिंह ने किया था, ये याद रखना। क्वेश्चन आएगी 1857 की क्रांति में कौन सी रियासतें थी जो कि इसके साथ थी, अंग्रेजों के साथ थी, तो आपको ध्यान रखना है अंग्रेजों के साथ कौन सी रियासत थी, तो जींद और तावड़ू। ठीक है, तो याद रखेंगे जींद और जो तावड़ू थी वो अंग्रेजों के साथ थी, तो याद रखेंगे अंग्रेजों के साथ किसने दिया भाई, 1857 की क्रांति में जींद और तावड़ू ने अंग्रेजों का साथ दिया था, आपको ये क्या है भाई याद रखना है। फिर ये हिस्टोरिकल फैक्ट ही पढ़ रहे हैं, जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है वो और भी ज्यादा अटैच होते जा रहे होंगे इस कंटेंट के साथ। फिर आपको पता है हिस्ट्री में 1857 की क्रांति पढ़ते फिर भू राजस्व नीतियां लग जाती है इतिहास में, अंग्रेज बहुत सारी नीतियां लगा देते हैं, बट हरियाणा से रिलेटेड नीति नहीं है तो हमने पढ़नी नहीं। फिर उसके बाद कांग्रेस की स्थापना हो जाती है, आपको पता है 28 दिसंबर 1885 में मतलब वो बोमेश क्या था, अरे यार क्या नाम था उसका, बैनर्जी, वोमेश चंद्र बैनर्जी, एओ हयूम के कहने पर मतलब सॉरी लॉर्ड डफरिन के कहने पर
ए ओ हयूम ने, ठीक है, ए ओ हयूम ने क्या किया था भाई, 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना की थी, जिसका पहला अध्यक्ष आपको बनाया गया था WC बनर्जी को, ठीक है, पहला अध्यक्ष बनाया गया था, पहला भारतीय अध्यक्ष था, आप ये कह सकते हो, ठीक है। वैसे कांग्रेस से बहुत प्रश्न है, पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था, जॉर्ज यूले, पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, बदरुद्दीन तैयब, बट आपको सिर्फ और सिर्फ क्या याद करना है, हरियाणा से रिलेटेड कांग्रेस में क्या था, बस आपका मकसद इतना होना चाहिए। तो हरियाणा से रिलेटेड कांग्रेस में क्या था, ध्यान रखना। हरियाणा में कांग्रेस को, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा में जो कांग्रेस को लाने वाला था उस बंदे का नाम था राय बहादुर, ठीक है, लाला राय बहादुर मुरलीधर। तो ये हरियाणा में क्या था भाई, हाँ, ये हरियाणा में क्या था, तावड़ू रियासत ने बाबर का भी साथ दिया था और अंग्रेजों से भी ये मतलब थी, ठीक है, 1857 की क्रांति में भी अंग्रेजों के साथ थी, ये ध्यान रखेंगे, क्लियर। तो मतलब राय लाला बहादुर मुरलीधर जो थे ना, राय बहादुर लाला मुरलीधर ऐसे करके इसका पूरा नाम है, राय बहादुर लाला मुरलीधर, ये कांग्रेस को हरियाणा में लेके आए थे, ध्यान रखेंगे। कांग्रेस को हरियाणा में लाने वाला कौन था भाई, तो कांग्रेस को हरियाणा में लाने वाला था राय बहादुर लाला मुरलीधर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले कांग्रेस की शाखा अंबाला के अंदर आई थी 1886 में, ठीक है, 1886 में अंबाला में आई थी। फिर कांग्रेस की शाखा 1887 में रोहतक में आ जाती है, तुर्रा खां नाम का बंदा जो है रोहतक में लाता है। फिर हिसार में आपको पता, लाला लाजपत राय 1888 में हिसार में लाते हैं। और कांग्रेस के जो भी अधिवेशन होते हैं उसमें हरियाणा का प्रतिनिधित्व जो करते थे वो लाला लाजपत राय करते थे, ये भी चीज आपको क्या है ध्यान रखना है, ठीक है। और पूरे हरियाणा में सारी कांग्रेस हर जगह फैल गई थी 1907 के अराउंड, ठीक है। तो 1907 के अराउंड पूरे हरियाणा में कांग्रेस का हो गया था। तो आपको कांग्रेस से रिलेटेड क्या याद रखना है, आपको कांग्रेस से रिलेटेड याद रखना है 1886 अंबाला, 1887 और 1888। तो ये आपको तीनों याद रखना है, अंबाला, रोहतक और आपके यहां पर आई हिसार में। आफ्टर डेट 1907 तक पूरे हरियाणा में कांग्रेस फैल गई थी, ठीक है। एस्टेट की किताबें बिल्कुल ऑफलाइन, जो आपके बुक स्टोर्स हैं, आपको मेरी सभी किताबें को आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। सभी किताबों का फर्स्ट पेज आपके पास है। तो जो और एचपीएससी की जो बुक है वो डिले इसलिए हुई थी क्योंकि मैंने उनसे बात की है, वो कहते हैं मैम गांव के बहुत सारे आपके ऑर्डर थे, तो गांव में ना कोरियर्स नहीं जाते, तो उन्होंने ना पोस्ट ऑफिस से पोस्ट किया था। तो पोस्ट ऑफिस आपको पता है, पोस्ट ऑफिस की सरकारी छुट्टियां होती है, वो सारी छुट्टियां हो जाती हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपकी बुक का डिलीवरी डिले लेट हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जितने भी ऑफलाइन बुक स्टोर हैं, आप जाके बुक की फोटो दिखाओगे कि मुझे ये बुक चाहिए, तो वो मंगवा के भी दे देंगे आपको, ठीक है। ऑफलाइन स्टोर्स पर बुक आ चुकी है, एस्टेट साइकोलॉजी भी वहां पर है, एचपीएससी प्रैक्टिस सेट भी है और एचपीएससी का कंटेंट बुक भी है। और जिनको एचपीएससी की कंटेंट बुक मिल चुकी, उसमें जो हरियाणा जीके है वो पढ़ के जाओगे तो वो बहुत काम आएगी आपको पेपर में, ठीक है। तो वो भी क्या आपको याद रखना है। फिर महात्मा गांधी जी की बात करें तो महात्मा गांधी की कहानी तो बहुत बड़ी है भाई। महात्मा गांधी, भगत सिंह, बहुत बड़ी कहानी है, यहाँ हम डिस्कस नहीं करेंगे, बस इतना सा क्वेश्चन याद रखना। महात्मा गांधी जब आपको पता दक्षिण अफ्रीका से आए थे भाई, तो उस टाइम वर्ल्ड वार चल रहा था, है ना, मतलब वर्ल्ड वार का सीन था। तो महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को सैनिक भेज दिए थे बहुत सारे, है ना। महात्मा गांधी को क्या पता था अंग्रेज इतने बदतमीज है, महात्मा गांधी ने सोचा यार मदद कर देते हैं अंग्रेजों को, मतलब सैनिक भेज देते हैं। महात्मा गांधी तो उस फिलोसफी पे यकीन करते थे ना धड़कन फिल्म के अक्षय कुमार की फिलोसफी पे, कि प्यार से जीता जा सकता अंजलि, माँ और बहन के प्यार को, है। तो ये उस तरीके का था भाई। तो ये क्या कहता, फिर इसको अंग्रेजों ने केसर हिंद की उपाधि दी थी। लेकिन जब बाद में इसको पता चला कि अंग्रेज इतने बदतमीज हैं, तो ऐसे योग आंदोलन के दौरान इसने केसर हिंद की उपाधि को लौटा दिया था। हरियाणा से एक क्वेश्चन बनेगा, आपको ध्यान रखना है। नेकीराम शर्मा ने इसके ऊपर पॉइंट मारा था कि ये तो सेना में भेजने वाला, मतलब सार्जेंट भेजने वाला बंदा है, तो सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट, ये गांधी के लिए इसने शब्द यूज किए थे नेकीराम शर्मा ने, जब इसने ये बंदे भेजे, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर, आपको ध्यान रखना है। तो आपको हरियाणा से क्वेश्चन आएगा, ये टीजीटी स्क्रीनिंग में क्वेश्चन आया था। हरियाणा में पलवल से गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया था भाई, 10 अप्रैल 1919 को हरियाणा के पलवल से महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था, और 30 जुलाई को हरियाणा के हिसार से महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था। तो ये 2 पॉइंट है आपने जो हरियाणा से रिलेटेड महात्मा गांधी के याद रखने हैं। और आपको पता है मुस्लिम्स जब भारत छोड़कर जा रहे थे, सभी हिंदू मुस्लिम लड़ाई हो रखी थी, तो महात्मा गांधी ने कहा था कि मेवात में बहुत सारे मुस्लिम्स हैं, तो महात्मा गांधी ने कहा था कि भाई आप भारत मत छोड़ के जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आप यहीं रहो, आपको हर सिक्योरिटी दी जाएगी। तभी आपको पता मेवात को सत्यमेव पुरम पहली बार महात्मा गांधी ने ही बोला था, सत्यमेव पुरम, है ना, मेवात के लिए। और महात्मा गांधी ने ही मेवात में जितने मुस्लिम्स थे जो भारत छोड़कर जा रहे थे, तो महात्मा गांधी ने कहा था तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम सब मेवात में बसो। तो इसीलिए मेवात जो है हरियाणा का सबसे ज्यादा मुस्लिम जो है रहने वाला क्षेत्र है, जिसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम रहते हैं, ठीक है।
फिर एक बंदा है नेकीराम शर्मा, आपको पता है नेकीराम शर्मा का केलंगा रोहतक में है, जहां पर नेकीराम शर्मा का जन्म हुआ था। इसने एक पत्रिका निकाली थी संदेश, तो नेकी का संदेश दिया, ठीक है। तो नेकीराम ने नेकी का क्या दिया भाई, संदेश दिया। तो आपको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी आ जाता है। हरियाणा से सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल होने वाला एक बंदा था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, जिसका नाम था सूरज भान। सर छोटू राम ने हरियाणा में यूनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। सर छोटू राम ने यूनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और सर छोटू राम को राय बहादुर की उपाधि भी दी जाती है। जमींदार लीग का संस्थापक भी माना जाता है सर छोटू राम को। तो बेसिकली हरियाणा की हिस्ट्री से यही क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन कुछ पेपर में आए हुए हैं हरियाणा की हिस्ट्री से। देखो कि गुप्तकालीन सिक्के कहाँ मिले थे, रोहतक में मिले थे। यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां कहाँ मिली थी, ये क्वेश्चन तो हजारों बार रिपीट हो चुका है। यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां हरियाणा के पलवल से मिली थी। एकमात्र पंचमुखी शिव मंदिर हरियाणा के पेहवा में मिला था, ठीक है। शैया पर लेटे विष्णु जी फिजिलपुर में मिले थे, फिजिलपुर सोनीपत में है। ये वो क्वेश्चन है जो हरियाणा हिस्ट्री से कई एग्जाम्स में आ चुके हैं, ठीक है। योद्धकालीन मूर्तियां आपको पता है, खाखरा खोट से सिक्के मूर्तियां। और कुरुओं की भूमि को क्या कहा जाता है, ध्यान रखना, कुरुओं की भूमि जो महाभारत में मैंने डिटेल से समझाई थी, आदि प्रभा कहा जाता है, ठीक है। फिर जैन मूर्तियां कहां से मिली भाई, जैन मूर्तियां आपकी हांसी से मिली है, आपको ध्यान रखना है। तांबे की मूर्तियां आपकी सोनीपत से मिली हैं, ठीक है, तांबे की मूर्तियां सोनीपत से। 12 खड़ी के अवशेष आपको जगाधरी सुध से देखने को मिले, 12 खड़ी के अवशेष, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। एक हरियाणा का पर्सन है हिस्ट्री में ही, पंडित श्रीराम शर्मा, जो कि रोहतक से रिलेटेड है, जिन्होंने एक समाचार पत्र निकाला था हरियाणा तिलक। तो श्री राम भगवान के नाम का तिलक करते हैं, ऐसे याद कर सकते हो, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो याद रखेंगे भाई। तो ये था हरियाणा हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ एस्पेक्ट्स। यहाँ पर आकर अपनी हरियाणा हिस्ट्री लगभग क्या हो जाती है, फिर हरियाणा में पॉलिटिक्स पार्टियां बनने लग जाती हैं, ठीक है ना। तो पहली पॉलिटिक्स पार्टी हरियाणा विशाल पार्टी बनती है, राव वीरेंद्र सिंह वाली, ठीक है। राव, ये हरियाणा की पॉलिटी में कर लेंगे, खैर डिटेल से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 1-2 पॉइंट। तो ये था भाई आपका हरियाणा हिस्ट्री पार्ट 2। तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 लगा के मैंने आपको हरियाणा की हिस्ट्री बेसिकली क्या करवा दी है भाई, कंप्लीट करवा दी है। सो होप सो आपको मेरी एफर्ट्स, मेरी क्लास पसंद आ रहे होंगे। और जो बच्चे नए, मैं बताना चाहूंगी कि 3 साल पहले भी ऑलरेडी मैं हरियाणा जीके को पढ़ा चुकी हूं। जब मैंने चैनल शुरू किया, सच बताऊं, मैं हरियाणा ही पढ़ाती थी और साइकोलॉजी पढ़ाती थी। हरियाणा जीके मेरा इंटरेस्ट था, तो मैं हरियाणा जीके भी पढ़ाने लगी थी। फिर मुझे लगा यार क्या ही करना हरियाणा जीके पढ़ा के, साइकोलॉजी पढ़ाना तू, तो मैंने हरियाणा जीके पढ़ानी छोड़ दी थी। उस टाइम मैंने कम से कम भी 25-30 क्लास पढ़ा दी थी हरियाणा जीके की, ठीक है ना। तो ये कंटेंट मैंने तब भी पढ़ाया हुआ है, कोई आज नया कंटेंट नहीं है मेरे लिए, जैसे कुछ बच्चे बोल रहे थे, इसलिए, ठीक है भाई। सो बाय बाय, टेक केयर। आपको एफर्ट्स कैसे लगते हैं कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं, मैं बता दूं, हमारा चैनल डेडिकेटेड है टीचिंग एग्जाम्स को। किसी भी स्टेट के किसी भी टीचिंग एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो आपको सब कुछ मिलने वाला है इस चैनल पर। सारे सब्जेक्ट मैं ही पढ़ा दूंगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत अकेडमीज में पढ़ाया मैंने, एक सब्जेक्ट पढ़ा रखा है, सो डोंट वरी रहा करो हर चीज़ के बारे में। और बाकी मैं कोशिश करती हूँ हरियाणा की करंट अपॉइंटमेंट्स की वीडियो देती हूँ मैं आपको कल, जिनमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के कंटेंट लाती हूँ कुछ स्क्रीनिंग के एग्जाम तक। और ये पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दी है। जो बच्चे टेलीग्राम पर नहीं है, मैं बता दूं, टेलीग्राम का लिंक अपना चैनल के अबाउट सेक्शन में जाओगे, वहां पर टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सारे लिंक है। अपना दूसरा चैनल भी है निशा शर्मा लाइफस्टाइल, चाहो तो वहां भी फॉलो कर लेना, नहीं तो पढ़ लो, कोई बात नहीं, बाद में फॉलो कर लेना, वहां पढ़ाई के अलावा की बातें होती हैं, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन कि आपको क्लास कैसी लगती है, क्योंकि मुझे, हाँ केलंगा है ना, सॉरी, जो केलंगा जगह है ना वो भिवानी में है भाई। बहुत सारी किताबों में ना केलंगा रोहतक में भी लिखा है। मैं आपको बता देती हूँ, ना कुछ क्वेश्चंस होते हैं डाउट वाले, मेरी बात सुनना। जैसे कि वो है नौरंगाबाद है, एक है, हाँ नौरंगाबाद नहीं, कौन सा था, रोहतक में बताते हैं उसको। तो ये कई ऐसे प्लेसेस हैं, तो केलंगा भिवानी में है, और भिवानी ऑप्शन में ना हो तो रोहतक कराना। तो इस टाइप के हैं कई कंटेंट, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।